बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, इसका मतलब है मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर है। जी ठीक है। जी आयशा, आपकी आवाज़ आ रही है। तो स्टूडेंट्स ज्वाइन अब आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों? इतना लेट क्यों? लास्ट क्लासेस में हम लोग क्या कुछ कवर कर चुके हैं? आई थिंक पुश डाउन ऑटोमेटा हमने कवर कर लिया है, और इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट फ्री यस ग्रामर्स मैम। भी कवर कर लिए हैं। आज का एजेंडा हमारा ट्यूरिंग मशीन होनी चाहिए, ऐसा ही है ना? ओके। ओके जी, आयशा नाज अवेलेबल है? प्रेजेंट। हम्म। ओके। अली हमजा नहीं है ना? अली हसनैन भी नहीं है। अनुषा है। प्रेजेंट। हम्म। अक्सा भी नजर आ रही है मुझे। गुड। यस मैम। बिलाल, बिलाल नहीं है। दानिश, दानिश भी नहीं है। दीपिका, यस मैम। ग्रेट, ठीक है। हमाद अहमद, यस मैम। बेहतरीन बेहतरीन। मदिहा, यस मैम। ठीक है, मदिया है। इसके साथ ही मोहम्मद फहद, प्रेजेंट मैम। ठीक है, मोहम्मद फहद भी मौजूद है। मोहम्मद मुबश्शिर, मुबश्शिर नहीं है। मोहम्मद यामीन, यस मैम। यामीन है, ठीक है। ननीता, यस मैम। बेहतरीन। नम्रता, नम्रता भी नहीं है। शाह मोहम्मद, तो शाह मोहम्मद नजर तो आ रहे हैं मुझे बेटा। अभी मुझे नाम तो नजर आ रहा था इनका। चलो, नहीं है फिलहाल। ओके। शहरियार, यस मैम। शहरियार अवेलेबल है, गुड। सिदरतुल मुंतहा, यस मैम। ठीक है। सुनैना, यस मैम। सुनैना भी अवेलेबल है, ओके। सैयद हुरैरा अली, मैम उसका जो है ना
मोबाइल ऑफ हो गया था, अभी हो रहा है ऑनलाइन, मेल भेजा है उसको। ठीक है, हुरैरा अली का वेट कर लेते हैं हम। शाह मोहम्मद का नाम मुझे बार बार नजर आ रहे हैं। शाह मोहम्मद अवेलेबल है बेटा? Yes, मैम उसका ma'am. इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है ना मैम। कनेक्ट हो रहा था मैम, कनेक्ट हो गया। ठीक है। और वासिद खान? मैम अली हमजा। उसका भी मैम यही मसला है, वो लैपटॉप का मसला है, वो ठीक कर रहा है मैम। हाँ तो ठीक कर लें, चलें। किन दो का मसला है? हुरैरा अली और वासिद खान, इन दोनों को मैं देख रही हूँ कि इनका मसला ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आ मेरे जाना, तो मुझे बता प्रेजेंट कर दें। दो मैम। किसको? अली हमजा? मैं भी अवेलेबल हूँ। अली हमजा आ गए, ठीक यस है। मैम। और अली हसनैन आ गए? मैम अली हसनैन नहीं आए, ठीक है। बिलाल आए हैं? यस मैम। और दानिश? नहीं है दानिश। और मुबश्शिर? यस मैम, मैं अवेलेबल हूँ। ओके। नम्रता? नम्रता आप नजर आ रही है मुझे? थोड़ा ही हेलो हाय कर लें तो मुझे आवाज भी आ जाए आपकी। या प्रेजेंट लिख दें अगर आपके माइक में कोई इशू है तो, चैट में लिख दें। और हुरैरा अली और वासिद खान अभी आ गए या नहीं आए? पहला आ गया मैम। और वासिद खान? मैम वो आ रहा है, बस आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में आ जाएंगे, तभी हम प्रेजेंट लगाएंगे उनकी। बाकी सब ओके मैम। चलें, हो गया ये। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो किस बारे में है? वो है अबाउट ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। ट्यूरिंग मशीन बहुत ही पॉपुलर और मोस्ट एडवांस और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स का। एक्चुअली ये एक मशीन है जो प्रपोज की गई थी इन 1936। ठीक है, मशीन का मतलब वही मैथमेटिकल मॉडल, जैसे कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक स्टेट मशीन है, जैसे कि पुश डाउन ऑटोमेटा एक स्टेट मशीन है, ट्यूरिंग मशीन भी एक स्टेट मशीन है। बट जैसे कि लास्ट क्लास में शायद मुझे याद पड़ रहा है, बिलाल ने क्वेश्चन पूछा था, आप सब लोगों के माइंड में कभी ना कभी होगा कि ये जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ते हैं, इनको मशीन कहते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स कहते हैं, बट ये हमें बड़े लेस पावरफुल नजर आते हैं जब हम इनको कंपेयर करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ। तो ये चीजें सेंस क्रिएट नहीं करती कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को फाइनाइट ऑटोमेटा जैसी लेस पावरफुल चीज से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्चुअली ट्यूरिंग मशीन वो मैथमेटिकल मॉडल है या वो स्टेट मशीन है जो एग्जैक्टली इक्वलेंट टू आवर कंप्यूटर सिस्टम है। वही कंप्यूटर सिस्टम जो कि सेल फोन या डेस्कटॉप या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के केस में आपके पास अवेलेबल होता है। तो ये ट्यूरिंग मशीन बिल्कुल वैसा ही स्टेट चार्ट डायग्राम है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि इनिशियली थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ओरिएंटेशन लेवल पर ही हम ट्यूरिंग मशीन को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। हमारा माइंड जो है वो, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, कि ह्यूमन माइंड का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, मशीन के काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम बहुत ग्रेजुअल स्टेप्स लेके चलते हैं और हम पहले फाइनाइट ऑटोमेटा से शुरू करते हैं, मूर एंड मिली मशीन पढ़ते हैं, और देन हम पुश डाउन ऑटोमेटा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और इन सब के बाद हम ट्यूरिंग मशीन तक पहुंचते हैं, ताकि हम ट्यूरिंग मशीन को उस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें जैसा उसको समझने का हक होता है। तो एक्चुअली असल में ट्यूरिंग मशीन क्या है? एक मैथमेटिकल मॉडल ही है जो प्रपोज किया था एलन ट्यूरिंग ने। अपने नाम पर ही उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का नाम रखा है। ये बिल्कुल ही फाइनाइट ऑटोमेटा से सिमिलर तरह की कोई चीज है, मगर इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनलिमिटेड है और जो बहुत पावरफुल है। तो जब हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन का बाकी सब चीजें जो हम कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ रहे हैं और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पढ़ रहे हैं, उनका क्या यूज है? जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं तो मुझे 2 मिनट सोचना पड़ता है और 2 मिनट जस्टिफाई करना पड़ता है आपको समझाने के लिए कि किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा का या रेगुलर एक्सप्रेशंस का या मूर एंड मिली मशीन का हमारी रियल लाइफ में या कंप्यूटर साइंस में क्या रोल हो सकता है।
लेकिन अगर आप ये सवाल मुझसे ट्यूरिंग मशीन के बारे में पूछेंगे तो मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है, और जब मैं आपको जवाब दूंगी तो आपको आपके जहन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ट्यूरिंग मशीन एक्चुअली एक बेंचमार्क है, ठीक है। जब भी आप कोई कंप्यूटर साइंस का प्रॉब्लम अपने सामने लेकर आते हैं, चाहे आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में सोचें, चाहे मैं अपनी कोई पीएचडी की थीसिस के बारे में सोचूं, चाहे हम रियल लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचें, तो हमारे जहन में जब भी कोई हम नई चीज प्रपोज करते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि क्या ये कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटी के अंदर है भी या नहीं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हम सॉल्व करना चाहें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम हल करना चाहें, लेकिन शायद वो कंप्यूटर साइंस की कैपेबिलिटी के अंदर ही ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहूँ कि कोरोना वायरस खत्म हो जाए या किसी बंदे का मैं क्योर करना चाहूँ, तो ये मैं जरूर करना चाहूंगी, मेरे दिल में ख्वाहिश होगी ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाए। लेकिन बहरहाल फिलहाल कंप्यूटर साइंस की कैपेबिलिटी के अंदर ये चीज मौजूद नहीं है। फिलहाल हम कंप्यूटर के थ्रू, किसी मशीन के थ्रू तो ये काम नहीं कर सकते। तो अगर मेरे जहन में एक सवाल आता है, एक प्रॉब्लम आता है और उसका सोल्यूशन मैं देखना चाहती हूँ कि क्या कंप्यूटर सिस्टम ये काम करने के काबिल है भी या नहीं, क्योंकि जब मैं कर लूंगी तभी तो पता चलेगा कंप्यूटर साइंस कर सकती है या नहीं। अगर मैं पहले से ही सोचकर बैठ जाऊँ कि कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकती, तो फिर मैं उसका सोल्यूशन कैसे निकालूंगी। तो ट्यूरिंग मशीन वो बेंचमार्क है। ट्यूरिंग मशीन, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पेपर बेस्ड, स्केच बेस्ड ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं, इसका ये मतलब है कि वो कंप्यूटर भी कर सकता है, इक्विवेलेंट है एक्चुअली। तो कंप्यूटर सिस्टम अगर आपके पास अवेलेबल नहीं भी है, रिसोर्सेज मेमोरी अगर इस वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं भी है और आप फ्यूचर में उन चीजों को एक्सेस करेंगे, लेकिन आप ट्यूरिंग मशीन तो डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम विद इन द कैपेबिलिटी, विद इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर साइंस है। लेकिन अगर उसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन नहीं हो पा रही है आपसे, तो इसका ये मतलब है कि फिर वो प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर साइंस की कैपेबिलिटी के और कंप्यूटर सिस्टम के डोमेन के बाहर है। ठीक है, तो ये बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का। तो थोड़ा सा देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन, क्योंकि हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो पहले तो देखते हैं कि इसके अंदर सिमिलैरिटीज हमें क्या मिलेंगी। हमें हमें सिमिलैरिटी ये मिलेगी कि इसका जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट से हमारा मतलब होता है स्टेट चार्ट डायग्राम। तो जो इसका कंट्रोल यूनिट है वो बिल्कुल सिमिलर है एफए से और बिल्कुल सिमिलर है पीडीए से। अगर आप कोई पीडीए उठाकर देखते हैं उसके अंदर भी आपको स्टेट चार्ट डायग्राम नजर आता है, और अगर आप कोई एफए उठा के देखते हैं तो उसके अंदर भी आपको स्टेट चार्ट डायग्राम नजर आता है। सिमिलरली अगर आप किसी ट्यूरिंग मशीन को देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको स्टेट चार्ट डायग्राम मिलेगा। ठीक है, और सिमिलैरिटी क्या है, इनपुट टेप। ठीक है, अच्छा, पीडीए में एग्जैक्टली हमने इनपुट टेप देखी कि एक टेप है और उस टेप के ऊपर इनपुट रखा है, तो जाहिर है कि ये कैरेक्टरिस्टिक आपको पीडीए से तो बहुत ही सिमिलर लगेगी। जब तक हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करते हैं, एग्जैक्टली जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस कर रहे थे वहां पर हमने टेप को नहीं देखा था, लेकिन एक्चुअली वहां पर भी इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली वहां पर भी टेप का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है कि जो इनपुट आ रहा है वो कहाँ है, वो किसी ना किसी जगह तो होगा। हम उस टेप को कंसिडर नहीं करते क्योंकि हम उस टेप को कभी यूज नहीं कर रहे होते, कभी रेफर नहीं कर रहे होते, लेकिन बहरहाल वहां पर भी इनपुट तो मौजूद होता ही है। तो इनपुट मौजूद होगा किसी लोकेशन पर जहां पर उसको रीड किया जा सकता है। ये कैपेबिलिटी एफए के अंदर भी इनपुट को रीड करने की, पीडीए के अंदर भी है, और ये कैपेबिलिटी आपको मिलेगी ट्यूरिंग मशीन के अंदर भी। अच्छा, अगर इतनी सिमिलैरिटीज हैं तो फिर डिफरेंस क्या है। तो ट्यूरिंग मशीन इस हवाले से डिफरेंट है सबसे पहले कि हालांकि ट्यूरिंग मशीन के अंदर मेमोरी तो होगी लेकिन इसके अंदर कोई स्टैक नहीं होगा। पीडीए काम करता है स्टैक के साथ, लेकिन ट्यूरिंग मशीन के अंदर हमें कोई स्टैक नजर नहीं आएगा, पहली चीज। अच्छा, इसके अंदर टेप तो होगी मगर वो टेप होगी इनफाइनाइट। जब पीडीए को हम डिस्कस कर रहे थे, अगर मैं साथ में यहाँ पे खोल लूं आपको याद दिलाऊं, पीडीए में हमने पढ़ा था कि पीडीए के अंदर एक इनपुट टेप होती है। इधर देख लेते हैं, ठीक है, ये इनपुट टेप हमने पीडीए के अंदर भी देखी। तो इनपुट टेप के अंदर एक सिंबल था डॉलर। ये डॉलर किस बात को रेफर कर रहा था। वैसे तो टेप का मतलब है, टेप जब हम डिस्कस करते हैं चाहे पीडीए में चाहे ट्यूरिंग मशीन में, तो एक्चुअली हम विजुअलाइज करना चाह रहे होते हैं रैम को या किसी भी मेन मेमोरी को जहां से डेटा पिक किया जा रहा है। तो जाहिर है कि रैम ऑलमोस्ट एक मशीन के लिए
सॉर्ट ऑफ इनफाइनाइट हो सकती है, हम जितना भी चाहें उसको ऐड कर सकते हैं। इनफाइनाइट इस सेंस में कि मैं अगर मुझे रैम कम पड़ रही तो मैं बढ़ा सकती हूँ, मैं और बढ़ा सकती हूँ जितना मैं बढ़ाना चाहूँ, जहां तक कि मेरे लिए वो सफिशिएंट हो जाए तब तक मैं उस मेमोरी को बढ़ा सकती हूँ, इसलिए हम इस सेंस में उसको इनफाइनाइट कहते हैं। बट इवन देन पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर ये डॉलर सिंबल इस्तेमाल होता है, और ये डॉलर सिंबल वो बाउंड्री है कि उसके आगे हम टेप को कभी एक्सेस नहीं कर रहे होते। जैसे ही हमें डॉलर नजर आ जाता है उसके बाद हम टेप को रीड करना बंद कर देते हैं। तो सॉर्ट ऑफ हमने टेप को जो है वो लिमिट कर दिया एक बाउंड्री के अंदर जब हम बात करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा की। लेकिन जो ट्यूरिंग मशीन की टेप होगी वो इनफाइनाइट होगी, वो आप जितना भी चाहे रीड कर सकते हैं। किसी भी सिंबल के आने के केस पर हम ये नहीं कहेंगे कि आगे से टेप को रीड नहीं करना है या टेप का एंड है। तो इस टेप के एंड को हम कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे ट्यूरिंग मशीन में, ये इसके अंदर एक डिफरेंस है। ठीक है, दूसरी चीज, इनपुट अल्फाबेट्स बिलोंग टू टेप अल्फाबेट्स। पहले हमने जो पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर देखा तो हमने अलग सेट देखा इनपुट अल्फाबेट्स का और अलग सेट देखा हमने टेप अल्फाबेट्स का। ठीक है, लेकिन अब जो अल्फाबेट्स इनपुट में आएंगे टेप में वही हो सकते हैं और इसके अलावा कोई नहीं हो सकते। ठीक है, अगर इनपुट अल्फाबेट मेरे ए और बी हैं तो टेप पर भी मुझे सिर्फ ए और बी ही नजर आएंगे, ये सिचुएशन थी। लेकिन ट्यूरिंग मशीन में ये जो सेट है इसके दरमियान बिलोंग का रिलेशनशिप है, आगे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो इनपुट अल्फाबेट्स में वो चीजें भी हो सकती हैं जो टेप अल्फाबेट्स के अंदर है, लेकिन टेप अल्फाबेट्स में इनपुट अल्फाबेट्स के अलावा भी कुछ हो सकता है। तो इनके दरमियान इक्वलिटी का रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि इनके दरमियान टेप अल्फाबेट और इनपुट अल्फाबेट के दरमियान बिलोंग का रिलेशनशिप है, यानी टेप अल्फाबेट जो है वो बिलोंग करते हैं इनपुट अल्फाबेट्स को। ये पॉइंट अगर इस वक्त आपको 100% क्लियर नहीं भी हुआ है तो इस पर मैं वापस आने वाली हूँ। अच्छा, इसके अलावा अ ट्यूरिंग मशीन कैन बोथ रीड एंड राइट ऑन अ टेप। इससे पहले अभी तक हमने कभी भी नहीं देखा कि टेप पर कुछ राइट हो रहा हो। पुश डाउन ऑटोमेटा में हमने टेप देखी जरूर, लेकिन टेप को हमने सिर्फ रीड करने के लिए देखा, कभी भी हमने टेप के ऊपर कुछ राइट नहीं किया। लेकिन ट्यूरिंग मशीन के अंदर जो टेप है उस टेप के ऊपर आप रीडिंग भी कर सकते हैं और उस पर आप राइटिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक और डिफरेंस के जो ट्यूरिंग मशीन का जो रीड राइट हेड होता है ना वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पर मूव कर सकता है। पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर जब हमने टेप देखी थी तो हमने देखा कि अगर पॉइंटर इधर है तो नेक्स्ट मूव इसका डेफिनेटली इधर होगा, अगर इस वक्त इधर है तो नेक्स्ट मूव जाहिर है इधर ही होगा, और नेक्स्ट मूव अगर सिर्फ एक ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट टेप मूव करती है। लेकिन कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि हमारा जो इनपुट पॉइंटर है वो इधर इस ए पे हो और वो वापस पुराने वाले ए पर चला जाए। ये हमने पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर ना कभी देखा और ना कभी देखेंगे। लेकिन जो ट्यूरिंग मशीन का रीड राइट हेड होता है वो फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है और वो बैक पर भी मूव कर सकता है, दोनों साइड पर मूव कर सकता है। अच्छा, ट्यूरिंग मशीन के अंदर स्पेशल स्टेट्स होती हैं फॉर रिजेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग। ठीक है, आम पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर और इवन फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर जो है वो जरूरी नहीं है कि आप एक्सेप्ट और जो है वो रिजेक्ट स्टेट अलग से बनाएं, लेकिन ट्यूरिंग मशीन के अंदर आप स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं अपनी एक्सेप्ट स्टेट और एक रिजेक्ट स्टेट। ठीक है, तो ये डिफरेंट होता है कि आपके पास रिजेक्ट स्टेट भी अवेलेबल होती है और एक्सेप्ट स्टेट भी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग थी, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस थे। इनको और ज्यादा इन डेप्थ देखेंगे, थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो हमें ज्यादा चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि एक ट्यूरिंग मशीन, किसी भी मशीन को देखकर मैं कैसे समझ पाऊं कि वो ट्यूरिंग मशीन है। ठीक है, सबसे पहले तो उसके अंदर क्यू होगा, क्यू है सेट ऑफ स्टेट्स, ये मुझे शायद किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं। आप डे 1 से जब से हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ रहे हैं तो हम इस क्यू सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। और क्यू सेट होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल होती हैं। तो अगर हम ट्यूरिंग मशीन को देखेंगे तो उसके अंदर कोई सेट ऑफ स्टेट्स जरूर होंगी। ठीक है, इसके अंदर इनपुट अल्फाबेट भी होता है। इनपुट अल्फाबेट भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा में भी देख चुके हैं, मूर एंड मिली मशीन के अंदर भी देख चुके हैं, और हम ये जो है पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर भी देख चुके हैं। तो ट्यूरिंग मशीन के अंदर भी एक इनपुट अल्फाबेट होगा। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज, कोई रीड करेगा, कोई रीड करे, ये सेकंड वाली बुलेट कोई रीड करे प्लीज। मैं करूं? जी करें करें। Input alphabet is the
sigma is the input alphabet not containing the blank symbol. ये इंपॉर्टेंट चीज, ये नॉट कंटेनिंग द ब्लैंक सिंबल वाली बात जो है, ये हमने पहले पुश डाउन ऑटोमेटा में नहीं पढ़ी और ना हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में देखी। ठीक है, इनपुट अल्फाबेट के अंदर सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक सिंबल नहीं होगा और वो सिंबल है ब्लैंक। अच्छा, डिफरेंट बुक के अंदर ब्लैंक सिंबल को डिफरेंट नामों से रखा गया है। इस वक्त मैं जिस बुक की ये कॉपी किया स्लाइड, वहां पर इस तरह से ब्लैंक अल्फाबेट को इस सिंबल से शो किया है। कभी डेल्टा से शो किया जाता है, कभी स्क्वायर से शो किया जाता है, कभी स्मॉल बी से शो किया जा सकता है। तो ये सिंबल बुक टू बुक या स्लाइड टू स्लाइड वेरी कर सकता है, मगर आपके पास एक अदद ब्लैंक सिंबल होता है, ट्यूरिंग मशीन के अंदर अवेलेबल होगा, मगर वो कभी भी नहीं आ सकता इनपुट के अंदर। अगर इनपुट के अंदर ब्लैंक आ गया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके इनपुट के अंदर ब्लैंक है तब भी कोई ऐसा सिंबल जरूर एक्स्ट्रा होना चाहिए जो कभी भी इनपुट के अंदर नहीं आएगा। वो डॉलर ले लें, कोई भी ले लें, इस बुक के केस में हमने ब्लैंक को इस तरह से रेफर किया है, मगर आप अपनी मशीन के केस में किसी भी एक पर्टिकुलर सिंबल को अलहदा कर सकते हैं, मगर वो मेक श्योर करें कि वो सिंबल कभी भी इनपुट के अंदर नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज? तो सेकंड बुलेट आप लोगों को क्लियर हो गई और इसका डिफरेंस भी क्लियर हो गया पुश डाउन ऑटोमेटा से और एफए से। मैम ये सही से क्लियर नहीं है, किस तरीके से इनपुट में नहीं आएगा हमारे पास? अगर हम डॉलर सिंबल लेते जी जी, हैं तो डॉलर अगर सिंबल लेते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग आ ही नहीं सकता। ये बात क्लियर नहीं है मैम थोड़ा सा। इनपुट के अंदर नहीं आना चाहिए, इनपुट के अंदर वो सिंबल नहीं होगा। इनपुट का एंड हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि टेप हमारी है इनफाइनाइट, ये बात हमें समझनी है। ट्यूरिंग मशीन में टेप है इनफाइनाइट। इससे पहले जितनी भी हमने मशीन्स पढ़ी है ना, उसके अंदर टेप इनफाइनाइट नहीं थी। तो टेप को जैसे हमें डॉलर नजर आता था, हम कहते थे अच्छा अब यहाँ पर हमारा इनपुट फिनिश हो गया। लेकिन ट्यूरिंग मशीन के अंदर इनपुट खत्म हो गया, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि टेप तो इनफाइनाइट है, टेप का तो हर पार्ट हम रीड कर सकते हैं। तो हम एक ऐसा सिंबल ले लेंगे जो कि ट्यूरिंग मशीन का ब्लैंक है। ये वो ब्लैंक है, ये आपकी स्पेस बार की बात नहीं हो रही है, लेकिन एक ब्लैंक जिसको ट्यूरिंग मशीन ब्लैंक समझती है, एक ऐसा सिंबल हम अपने पूरे कैरेक्टर सेट के अंदर से एक सिंबल ऐसा उठा लेंगे जिसको ट्यूरिंग मशीन ब्लैंक अंडरस्टैंड करेगी, और वो सिंबल कभी भी यूजर इनपुट में नहीं देगा। हम मेक श्योर करेंगे कि इनपुट यूजर इनपुट में वो सिंबल कभी भी ना दे रहा हो। ठीक है, एक ऐसा सिंबल होना जरूरी है जो कि आपको पक्का हो कि कभी भी इनपुट में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कि आप किसी का नेम ले रहे हैं तो उसके अंदर स्पेस तो आ सकती है, लेकिन उसके अंदर @ साइन डेफिनेटली हो सकता है नहीं आ रही हो। मुझे अगर ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी हो जो नेम को एक्सेप्ट कर सकती हूँ किसी भी स्टूडेंट के, तो मैं @ को अलग कर सकती हूँ, कॉलन को अलग कर सकती हूँ, या कोई भी ऐसा सिंबल मुझे जरूर अलहदा करना होगा। और उस सिंबल का काम क्या होगा? वो सिंबल बता रहा होगा कि ट्यूरिंग मशीन उसको ब्लैंक अंडरस्टैंड करेगी, यानी उसको कभी भी ट्यूरिंग मशीन प्रोसेस नहीं करेगी, बल्कि उसको समझेगी कि ये ब्लैंक है। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट वो स्पेस कैरेक्टर, समझेगी या स्ट्रिंग को खत्म कर देगी टैब को? ये करेगी क्या ये तो हम आपको आगे प्रोसेसिंग में समझा रही हूँ मैं आपको, लेकिन ये बात हमें समझनी है। देखिए एक मिनट, सही है मैम। ठीक है, हमारे पास होंगे कोई भी इनपुट हो सकते हैं। ठीक है, इनपुट का कोई भी सेट होगा, या अल्फाबेट कह लें इसको। ठीक है, अल्फाबेट का कोई भी सेट हो सकता है, ये आपकी मर्जी है, आपकी लैंग्वेज है, आपने अपनी लैंग्वेज डिफाइन की है, उसके अंदर कोई भी सेट हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, मगर मेक श्योर करें कि एक कम से कम एक ऐसा अल्फाबेट होगा जो इसके अंदर नहीं होगा। तो इनपुट कैरेक्टर के अंदर सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। और वो स्पेशल कैरेक्टर काम क्या कर रहा होगा? वो स्पेशल कैरेक्टर ट्यूरिंग मशीन को ब्लैंक समझा रहा होगा। ट्यूरिंग मशीन के लिए वो ब्लैंक है, आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे इनपुट कैरेक्टर के अंदर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, इवन स्पेस भी हो सकती है,
ठीक है, अगर नाम है या कहीं भी इनपुट के अंदर हो सकता है स्पेस बार हो, तो ये जो स्पेस बार वाला ब्लैंक जिसको मैं ब्लैंक कहती हूँ, ये ट्यूरिंग मशीन का ब्लैंक जरूरी नहीं है, ट्यूरिंग मशीन को भी एक ब्लैंक चाहिए। या तो यही ब्लैंक रख दें, या तो आपका इनपुट ऐसा है कि उसके अंदर कभी ब्लैंक नहीं आ सकता, तो ट्यूरिंग जो मेरा ब्लैंक है वही ट्यूरिंग मशीन का ब्लैंक है। लेकिन कभी कभार कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो सकती है ना, कि ये तो आप कह रहे हैं भाई यूजर को इनपुट में मैं अलाउ कर रहा हूँ कि यूजर इनपुट में मुझे स्पेस बार दे सकता है, 2 कैरेक्टर और उनके बीच में स्पेस लगी हुई हो सकती है, अगर ये सिचुएशन है तो भी आपके पास एक स्पेशल सिंबल जरूर होना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके हाथ में, लेकिन एक ऐसा सिंबल जरूर होना चाहिए जिसके बारे में आपको ये कंफर्म हो, वो कोई भी अल्फा बीटा गामा हो सकता है, वो कोई भी सिंबल हो सकता है, लेकिन आपको ये श्योर हो कि हाँ ये सिंबल कभी भी यूजर इनपुट में नहीं दे रहा होगा। तो ट्यूरिंग मशीन का अल्फाबेट सेट होगा, लेकिन उस अल्फाबेट सेट के अंदर एक एडिशनल सिंबल जरूर होना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ऐसा सिंबल होगा जो उस अल्फाबेट सेट के अंदर कभी भी नहीं आ रहा होगा, तभी आप ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं। अगर ऐसा कोई सिंबल आपके पास नहीं है तो फिर भूल जाएं कि आप ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ट्यूरिंग मशीन की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारे पास एक एडिशनल सिंबल होना बहुत जरूरी है, और उसका काम ट्यूरिंग मशीन के लिए ब्लैंक होगा। वो किस तरह प्रोसेस हो रहा होगा, वो कहाँ यूज हो रहा होगा, ये आपको थोड़ी देर में भी समझ में आ जाएगा, लेकिन बस अभी फिलहाल हमें ये समझना है कि हमारे पास एक सिंबल होना चाहिए एडिशनली जो कि इनपुट के अंदर ना आ रहा हो। नंबर थ्री में वो कह रहा है कि हमारे पास एक और सिंबल होना चाहिए जिसको हम कहते हैं टेप अल्फाबेट। ठीक है, टेप अल्फाबेट। तो अब मेरे पास एक और बड़ा सा सेट है, और उस सेट का जो सिंबल है वो टाउ हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सिंबल है टेप अल्फाबेट्स। ठीक है, ये थे इनपुट अल्फाबेट। ठीक है, और इनपुट अल्फाबेट के अंदर नहीं होना था एक स्पेशल कैरेक्टर। वो स्पेशल कैरेक्टर मैं किसको ले लूं, मैं ले लेती हूँ फिलहाल इसको ले लेती हूँ। लेट सपोज कि मेरे इक्वल ले ले, किसी को भी ले ले जिसके बारे में आपको श्योर हो कि नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट सपोज ये वो सिंबल है जो मेरे इनपुट में कभी भी नहीं आएगा, तो मेरे पास एक और एडिशनल टपल होनी चाहिए, एक और सेट होना चाहिए जो है मेरे टेप अल्फाबेट्स। ट्यूरिंग मशीन बनाने के लिए मेरे पास टेप अल्फाबेट्स होने चाहिए। और टेप अल्फाबेट्स कैसे होंगे, सबसे पहली बात, टेप अल्फाबेट्स के अंदर मौजूद होंगे सारे इनपुट अल्फाबेट्स। लेकिन इसके अंदर ये सिंबल भी होगा। जो सिंबल मैंने मना किया था कि ये मेरे इनपुट में नहीं आ सकता, बहरहाल वो टेप अल्फाबेट में हो सकता है, इसीलिए तो हमने वो सिंबल जो है वो डिफाइन किया है। तो इसके अंदर ये भी हो सकता है, और फिर एडिशनली इसके अंदर मल्टीपल कुछ और सिंबल्स भी हो सकते हैं। तो हमारा टेप अल्फाबेट का जो सेट होगा ना, वो थोड़ा बड़ा सेट होगा, उसके अंदर सारे इनपुट अल्फाबेट्स भी होंगे, उसके अंदर ब्लैंक भी होगा, और फर्दर अगर आप कुछ डिफाइन करना चाहें तो वो भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक इनपुट अल्फाबेट का सेट होगा, और उस इनपुट अल्फाबेट के अंदर ब्लैंक भी नहीं होगा, और मींस इस सिंबल से वेरीफाई करेंगे कि इनपुट में है या नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, इनपुट का एंड आप इससे वेरीफाई करेंगे एग्जैक्टली। ठीक है, इनपुट कहाँ पर खत्म हो रहा है उसको वेरीफाई करने के लिए हमें एक सिंबल चाहिए, वो टेप पर नजर आएगा, लेकिन वो इनपुट यूजर कभी भी नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो ये जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहली 3 टपल अब मैं समझ पा रही हूँ कि क्लियर है कि टाउ इज एन टेप अल्फाबेट वेयर blank belongs to tau and alphabet set भी belongs to tau। यही जो मैंने बात अभी आपको समझाई कि इनपुट अल्फाबेट के अंदर, टेप अल्फाबेट के अंदर इनपुट भी होगा और स्पेस भी होगा, ये ब्लैंक भी होगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेंगे आपके टेप अल्फाबेट। ये बात जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखा गया है। ठीक है, मैथमेटिकली ये बनेगा कि ब्लैंक भी बिलोंग करता है टाउ से, और सिग्मा भी बिलोंग करता है टाउ से। क्लियर है ये? यस मैम। गुड, चलें तो आगे चलते हैं। अच्छा, मैं 4 को 2 मिनट के लिए स्किप करके पहले 5, 6, 7 पर डिस्कस कर रही हूँ, और उसके बाद वापस 4 पर आऊंगी। 5 बहुत इजी बात है। 5 कह रहा है कि आपके पास जो क्यू सेट है उसके अंदर एक स्टेट जरूर होनी चाहिए ऐसी जो कि आपकी स्टार्ट स्टेट हो, इनिशियल स्टेट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और फिर आपके पास कोई एक्सेप्ट स्टेट जरूर होनी चाहिए।
अच्छा, जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ रहे थे और जब हम न्यूर मशीन, मीली मशीन पढ़ रहे थे, तो हमें वहां पर फाइनल स्टेट का होना जरूरी नहीं था, नल भी हो सकती थी ना। फाइनल स्टेट जो है, इनिशियल स्टेट होना जरूरी था, मगर फाइनल जो है वो एक सेट था, और वो सेट के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स मल्टीपल भी हो सकती थी, और वहां पर नंबर ऑफ स्टेट जो है आपकी नल भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक अदद एक्सेप्ट स्टेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी ट्यूरिंग मशीन के अंदर एक्सेप्ट स्टेट नहीं है तो उसका मतलब वो ट्यूरिंग मशीन नहीं है। और आपकी ट्यूरिंग मशीन के अंदर रिजेक्ट स्टेट होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी ट्यूरिंग मशीन के अंदर रिजेक्ट स्टेट नहीं है तो फिर इसका मतलब ट्यूरिंग मशीन नहीं है। तो ये दो अलग से स्टेट होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट, एक एक्सेप्ट और एक रिजेक्ट। ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती, ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकती। बाकी सब में नहीं हो सकता है जो आपकी इनिशियल स्टेट हो वही आपकी एक्सेप्ट स्टेट हो, या जो आपकी इनिशियल स्टेट हो वही आपकी रिजेक्ट स्टेट हो। ये तो हो सकता है, ये क्यू नॉट के बराबर हो सकती है, ये क्यू नॉट के बराबर हो सकती है, लेकिन कभी भी क्यू एक्सेप्ट और क्यू रिजेक्ट एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। आपके पास दो डिस्टिंक्ट स्टेट होनी चाहिए कि भाई ये वाली स्टेट पे जाएंगे तो हमारा इनपुट रिजेक्ट हो जाएगा, और ये वाली स्टेट पे होंगे तो इनपुट एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पहली 3 टपल और आखिरी 3 टपल आपको क्लियर है। अब आ जाते हैं हम ट्रांजिशन फंक्शन के ऊपर। ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन जो कि हमारे स्टेट चार्ट डायग्राम के अंदर एक एरो से रिप्रेजेंट हो जाता है। ये ट्रांजिशन फंक्शन ट्यूरिंग मशीन का कैसा दिखेगा? ठीक है, जो पुश डाउन ऑटोमेटा का ट्रांजिशन फंक्शन था वो थोड़ा डिफरेंट था। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमारे इस ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर क्या होता था, एक स्टेट पर हम एक अल्फाबेट लेते थे और एक टेप अल्फाबेट को देख रहे होते थे। ठीक है, इनपुट में से हम कुछ देख रहे होते थे और स्टैक पर से भी हम कुछ देख रहे होते थे, और फिर हम किसी स्टेट पर जाते थे। स्टेट में भी चेंज आता था और स्टैक के ऊपर भी चेंज आता था। ठीक है, तो जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते थे पुश डाउन ऑटोमेटा के ऊपर, तो पुश डाउन ऑटोमेटा के ऊपर क्या होता था कि एरो से पहले दो अल्फाबेट्स लिखे होते थे, एक इनपुट का और एक स्टैक का, और एरो के बाद एक ही अल्फाबेट होता था। ये कौन सा अल्फाबेट था कि स्टैक में क्या चेंज आया। ट्यूरिंग मशीन का ट्रांजिशन फंक्शन ऐसा होगा कि यहाँ पर पहले जो है सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट पर हम सिर्फ इनपुट देख रहे होंगे। ठीक है, एरो से पहले सिर्फ एक ही चीज होगी, वो है इनपुट, और एरो के बाद चेंज होगा। एरो के बाद दो चीजें आ रही होंगी, एक तो आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी, दूसरा आपके टेप के अंदर चेंज हो जाएगी, और तीसरा आपका जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगी, या तो लेफ्ट मूव करेंगे या राइट मूव करेंगे। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन देखकर आप फौरन समझ जाएंगे किसी भी ट्यूरिंग मशीन का। लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक ट्यूरिंग मशीन बनी हुई दिखाऊं कहीं पर, तो ये एक ट्यूरिंग मशीन का ट्रांजिशन फंक्शन है, और ये एक पुश डाउन ऑटोमेटा का ट्रांजिशन फंक्शन है। जो पुश डाउन ऑटोमेटा का ट्रांजिशन फंक्शन होता है उसमें एरो से पहले दो अल्फाबेट्स होते हैं और एरो के बाद एक अल्फाबेट होता है, जबकि ट्यूरिंग मशीन की ट्रांजिशन फंक्शन में एरो से पहले एक अल्फाबेट होता है और एरो के बाद दो अल्फाबेट होते हैं। तो इससे भी आप एक नजर में देखकर किसी मशीन को पहचान सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन है या ये पुश डाउन ऑटोमेटा है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो ट्रांजिशन के ऊपर जो लिस्ट लगी हुई होगी उसमें एरो से पहले एक अल्फाबेट होगा और एरो के बाद दो, जबकि पुश डाउन ऑटोमेटा में ऑपोजिट केस होता है। ठीक है, तो अभी हम पुश डाउन ऑटोमेटा वाली स्लाइड्स को क्लोज कर रही हूँ क्योंकि अब शायद हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन के। एक ट्यूरिंग मशीन के अंदर ये 7 चीजें होंगी तो हम इसको ट्यूरिंग मशीन कह सकते हैं। और इसका फायदा हमें ये भी है कि इस पूरी ट्यूरिंग मशीन के स्टेट चार्ट डायग्राम को हम इन 7 टप्पल की सूरत में, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की सूरत में लिख सकते हैं। आप चाहें तो पूरी मशीन ड्रॉ ना करें, लेकिन ये ट्रांजिशन फंक्शन और इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन लिखते जाएं तो आप ट्यूरिंग मशीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बगैर डायग्राम बनाए भी। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन काम कैसे करती है। ट्यूरिंग मशीन के अंदर एक टेप होगी और एक कंट्रोल यूनिट होगा। कंट्रोल यूनिट से मतलब अंदर स्टेट चार्ट डायग्राम होगा। टेप के अंदर एक रीड राइट हेड होगा। वो रीड राइट हेड लेफ्ट साइड पर भी मूव कर पाएगा, राइट साइड पर भी मूव कर पाएगा, और टेप दोनों साइड से इनफाइनाइट होगी। ठीक है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेप की कोई बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, अच्छा, ट्रांजिशन फंक्शन के ऊपर जो अल्फाबेट्स लिखे होंगे उनकी क्या मीनिंग होगी। अगर एक क्यू स्टेट Q1 है और एक स्टेट Q2 है और उसके ऊपर इस तरह की एज है जिसके ऊपर लिखा हुआ है A एरो BL, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम A को रीड कर रहे हैं। A टेप पर मौजूद है और हम A को रीड कर रहे हैं, और फिर एरो के बाद जो सिंबल लिखा हुआ होगा वो है राइट। एक्चुअली टेप पर हम कुछ राइट भी कर सकते हैं।
अगर ए के बाद ए ही लिखा है तो मैंने ए को रीड किया, ए ही राइट किया, लेकिन यहाँ पर ए के बाद बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है मैंने ए को रीड किया और बी को राइट किया। तो पहला सिंबल रीड को शो करेगा और दूसरा सिंबल राइट को शो करेगा, और तीसरा सिंबल शो करेगा कि हम मूव लेफ्ट साइड पर हो रहे हैं या राइट साइड पर। या तो यहाँ पर एल लिखा होगा या यहाँ आर लिखा हुआ होगा। अगर यहाँ पर एल लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अगले स्टेप पे हमें लेफ्ट साइड पर मूव होना है, लेकिन अगर यहाँ पर आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप पे हमें राइट साइड पर मूव होना है। ठीक है, ये जो अभी हमने डिस्कशन की कि एक Q1 स्टेट पर मौजूद है, ए को रीड करेंगे, बी राइट करेंगे और मूव राइट हो जाएंगे, इसको हम इस तरह इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि मैं स्टेट Q1 पर खड़ी हूँ, स्टेट Q1 पर खड़े होके मैं ए रीड कर रही हूँ, तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट ये होगा कि सबसे पहले मेरी स्टेट चेंज हो जाएगी, मैं Q1 से Q2 पर चली गई हूँ, जहां ए रीड कर रही थी अब मैं बी को वहां राइट कर रही हूँ और मैं राइट साइड पर मूव हो रही हूँ। तो ये दोनों इक्वलेंट है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये सेम इसमें आएगा। नहीं, स्टैक नहीं है, हमने बिल्कुल पहले स्लाइड में डिफरेंसेस में पढ़ लिया था कि इसके अंदर कोई स्टैक नहीं है। मेमोरी है और मेमोरी इनफाइनाइट है, लेकिन स्टैक नहीं है। स्टैक हम यूज कर रहे थे पीडीए में राइट करने के लिए ना, लेकिन यहाँ पर वही टेप जो है उस टेप के अंदर ही हम राइट कर सकते हैं, तो हमें स्टैक की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमें क्या समझा रहा है? देखिए, अगर किसी टाइम स्टैम्प 0 पर हम इधर मौजूद है, ठीक है, टेप के ऊपर मौजूद है ए बी ए सी, ठीक है, और हमें ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। हमें ऑपरेशन ये परफॉर्म करने हैं कि हमें रीड करना है ए को, तो ये मैंने ए को रीड किया हुआ है, जाहिर है अगर मेरा पॉइंटर इधर है तो मैं ए को रीड कर रही हूँ। फिर ए की जगह मैंने के राइट किया है, सेकंड स्टेप में मैंने के राइट किया और मूव लेफ्ट हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा कि टाइम स्टैम्प 0 पर मैं इस टेप की सिचुएशन पे थी, लेकिन टाइम स्टैम्प 1 पर टेप की सिचुएशन ये हो जाएगी अगर मैंने 3 ऑप्शन परफॉर्म किए, रीड किया ए, राइट किया के और मूव लेफ्ट। यही है ना, एक ऑप्शन होता है रीड, अगर इसको देख लें, अगर एक ऑप्शन हमने एक चीज हमने की रीड, फिर राइट और फिर मूव, तो अगर ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है तो ये ट्रांजिशन फंक्शन तो हमें ट्यूरिंग मशीन पर बना हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन टेप बनी हुई नजर नहीं आ रही, टेप हमें विजुअलाइज करनी है, टेप हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, तो टेप की क्या सिचुएशन होगी ये एक दफा आपको विजुअलाइज करके दिखा रहे हैं कि अगर लिखा हुआ है रीड ए, तो इसका मतलब है कि आपका पॉइंटर हमेशा जब भी रीड ए की कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब है कि आपका पॉइंटर ए पर है। अगर पॉइंटर ए पर नहीं है तो रीड ए नहीं हो सकता। तो पहली चीज ये कि जब भी हम रीड कर रहे होंगे तो हम किसी टेप की ऐसी जगह पर खड़े होंगे जहां पर पॉइंटर ए पर होगा। राइट के लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि ए की जगह के राइट हो जाएगा, तो जहां कहीं भी ए लिखा था के राइट हो जाएगा, मगर ये दोनों काम एक साथ होंगे, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 दोनों एक साथ परफॉर्म होंगे कि हम के राइट करके मूव लेफ्ट हो जाएंगे। तो अगर हमने के राइट किया और मूव लेफ्ट साइड पर हो गया, तो टाइम स्टैम्प 0 पर अगर टेप ऐसी दिख रही थी तो टाइम स्टैम्प 1 पर टेप ऐसी दिखने लगी। क्लियर है? किसी भी स्टेप पर बेटा आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी मैम, अगर वो रीड नहीं कर पा रहा होगा, मिसाल के तौर पे वो ए की जगह बी पे होता कर्सर, हम्म, तो फिर तो, ये तो राइट वगैरह स्टेप्स नहीं होते ना, तो फिर नहीं होते, तो रिजेक्ट फिर इसका स्टेट में मतलब है चला कि हम जाता। Q1 पर ही रहते हैं। अगर ए रीड नहीं हो सकता तो हम Q1 पर ही रहते हैं ना, ए रीड कर रहे हैं तो हम Q2 पर जा पा रहे हैं, तो ट्रांजिशन हुई। लेकिन अगर ए रीड नहीं कर रहे हैं, अगर ए नहीं आया, तो इसका मतलब मैं Q1 पर ही खड़ी रह जाऊंगी, मेरे पास इनपुट रीड करने के लिए नहीं है, तो जो भी आपकी पिछली स्टेट होगी वही स्टेट रह जाएगी। ठीक है, तो स्टेट चेंज होना तो हमें याद रहता है, ये आपको याद रखना होगा कि स्टेट चेंज होने के साथ ये सब कुछ भी हो रहा होगा, राइटिंग भी हो रही होगी और मूवमेंट भी हो रही होगी, ये दोनों बातें। स्टेट चेंज होने के साथ आपको ये बात तो हमेशा याद रहती है कि भाई स्टेट चेंज तभी होगी जब हमने कुछ रीड किया तो हमने स्टेट चेंज कर ली, तो ये बात ठीक है। लेकिन ट्यूरिंग मशीन के अंदर स्टेट चेंज होने की 3 चीजें हैं, एक आप कुछ रीड कर रहे होंगे, एक आप कुछ राइट कर रहे होंगे, एक मूव लेफ्ट, तब कहीं जाकर हम स्टेट चेंज करेंगे, अदरवाइज हम उसी पिछली वाली स्टेट पर रह जाएंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है कि अगर टाइम स्टैम्प 1 पर हम बी पर खड़े हैं तो हम मूव पहले रीड बी कर रहे हैं, फिर राइट एफ कर रहे हैं, जहां पर बी रीड किया वहां पर एफ राइट किया और मूव राइट साइड पर हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ टेप के ऊपर से कुछ रीड करें, वहां पर कुछ राइट करें और मूव राइट साइड पर हो जाए।
अच्छा, अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं ब्लैंक सिंबल की। पिछली वाली बुक में जिस स्लाइड मैंने ली थी वहां पर ब्लैंक के लिए दूसरा सिंबल इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर ब्लैंक के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल ये भी मतलब है ब्लैंक, जो ट्यूरिंग मशीन का ब्लैंक है। ये ब्लैंक सिंबल इस्तेमाल करती है ट्यूरिंग मशीन इनपुट की बाउंड्री समझने के लिए, वरना अगर ये ब्लैंक सिंबल ना हो तो पूरी टेप ही इनपुट हो जाए। तो वो इनपुट और बाकी टेप को डिफरेंशिएट कैसे करती है? इस ब्लैंक सिंबल की बुनियाद पे कि जो कुछ ब्लैंक के आगे पीछे है इसका मतलब है वो इनपुट है। ये पूरी टेप आपकी ट्यूरिंग मशीन रीड कर सकती है, लेकिन इस ट्यूरिंग मशीन के अंदर इनपुट को कैसे पहचानेगी? इनपुट को ऐसे ही पहचानती है जैसे कैमरा फोकस कर लेता है ना, आप किसी की तस्वीर खींच रहे होते हैं और आप फिर किसी के फेस पर फोकस करना चाहते हैं या किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करना चाहते हैं, तो पहले तो कैमरे को सब कुछ नजर आ रहा होता है, लेकिन एकदम वो किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस हो जाता है। ऐसे ही आपकी ट्यूरिंग मशीन को एक साथ पूरी टेप नजर आ रही होगी, लेकिन टेप के अंदर वो इनपुट को तलाश करना चाहेगी, तो इनपुट पे फोकस वो कैसे कर पाएगी? यूजिंग द ब्लैंक सिंबल। जहां उसको ब्लैंक सिंबल नजर आएंगे और उसके बाद अल्फाबेट्स नजर आएंगे, फिर दोबारा ब्लैंक सिंबल नजर आएगा, तो वो पहचान लेगी कि ये मेरे इनपुट स्ट्रिंग है। क्लियर है? तो ये ब्लैंक का इस्तेमाल है, इसलिए हमें ब्लैंक चाहिए, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये ब्लैंक सिंबल कभी इनपुट में नहीं आना चाहिए, ताकि ट्यूरिंग मशीन इनपुट पर फोकस कर सके। अगर ये इनपुट के अंदर आ गया तो ट्यूरिंग मशीन का फोकस खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम स्टेट Q1 पर खड़े हुए तो इसका मतलब है हमारा पॉइंटर ऐसा है। इस चीज को हमें ट्यूरिंग मशीन पर ये सिचुएशन नजर आती है, लेकिन Q1 पे खड़े होने का मतलब ये कि हम टेप पर इस सिचुएशन पे खड़े हैं। हो सकता है टेप आपको नजर नहीं भी आ रही हो, तो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई हम Q1 पे खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि टेप पे हमारा पॉइंटर A पर मौजूद है। क्योंकि अगर A रीड कर लिया, A रीड करने के बाद तो हम Q2 पर मौजूद है, तो A रीड करने के बाद तो हम राइट साइड पर मूव हो चुके होंगे। अगली स्टेट तो नेक्स्ट स्टेट है। ठीक है, तो अगली स्टेट पर तो हम Q2 पर पहुंच चुके होंगे। तो जब तक हमने A को रीड नहीं किया है तब तक हम खड़े में Q1 पर, लेकिन जैसे ही हमने A को रीड कर लिया है तो हम Q2 पर, हमारी स्टेट भी चेंज हो गई है और हम राइट साइड पर भी मूव हो चुके हैं और हम A की जगह B को अब राइट भी कर चुके हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज मैं Q1 पे खड़ी हो रही हूँ। तो Q1 स्टेट का मतलब क्या है? ये एक्चुअली क्या स्टेट है? ये मेमोरी की स्टेट है। यही बात जो हम बहुत अरसे तक डिस्कस करते रहे एफए में भी और पीडीए में भी, कि स्टेट क्या है। स्टेट का मतलब होता है मेमोरी की स्टेट, कंप्यूटर सिस्टम की स्टेट। तो जब मैं Q1 पे खड़ी हूँ इसका मतलब है कि कंप्यूटर की स्टेट ये है, मेरी मेमोरी की स्टेट ये है, इसके अंदर ये कंटेंट्स है। लेकिन अगर मैं Q1 से Q2 पर चली गई तो Q2 पर जाने की शर्त क्या है? कि मैं A को रीड कर चुकी होंगी, A की जगह B को राइट कर चुकी होंगी और फिर मैं लेफ्ट साइड पर मूव हो चुकी होंगी। तो अगर मैं Q2 पर खड़ी हूँ तो एक्चुअली टेप की स्टेट या कंप्यूटर की या मेमोरी की स्टेट ये है। टाइम स्टैम्प 1 पर कंप्यूटर की स्टेट ये है, टाइम स्टैम्प 2 पर कंप्यूटर की स्टेट ये है, और ये दोनों स्टेट समझाने के लिए ही तो हमने ट्रांजिशन डायग्राम बनाया। एफए बनाते ही इसलिए है कि हम कंप्यूटर की पहले की स्टेट समझा चुके और बाद की स्टेट समझा सकें। तो ट्यूरिंग मशीन भी इसीलिए बनाई है कि हम इन दोनों स्टेट्स के दरमियान आपको डिफरेंशिएट करा सकें। तो ये टेप आपके सामने ना भी हो, मेमोरी आपके सामने ना भी हो, लेकिन जब आप ये स्टेट डायग्राम देखें तो आप समझ जाएंगे कंप्यूटर की ये सिचुएशन होगी। मैम एक सवाल है। जी बेटा। मैम इसमें तो हम जैसे मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रांजिशन हो रही है, तो हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसका क्या फायदा है मैम? स्ट्रिंग तो हमारे पास चेंज हो रहा है। क्योंकि हम कोई प्रोसेस, असल मसला हमारा जरूरी नहीं कि इस स्ट्रिंग हमारा सारा करता धरता नहीं है, हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं किसी। अब ये लॉजिक हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। स्ट्रिंग तो हम चेंज कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैसी चीज है जैसे आप प्रोग्रामिंग जब नई नई सीखते हैं तो आप वेरिएबल बनाना सीखते हैं। वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू डालते हैं, कभी 1 डाल रहे होते हैं, कभी 5 डाल रहे होते हैं। अच्छा, अगले स्टेप में अभी आपने कहा वेरिएबल की वैल्यू a इज इक्वल टू 5, नेक्स्ट स्टेप में कहते हैं a इज इक्वल टू 5 प्लस 7, तो आप कहेंगे भाई पिछला तो 5 था, वो 5 तो इरेज हो गया, 5 के बदले तो 5 प्लस 7 आ गया। लेकिन एक्चुअली उसके थ्रू आप लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और वो लॉजिक इंप्लीमेंट करवा के आप अपना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी टेप के ऊपर आप रीडिंग भी कर सकते हैं और राइटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। जरूरी नहीं आप हमेशा रीड कर रहे होंगे या जरूरी नहीं आप हमेशा राइट कर रहे होंगे। ये दोनों कैपेबिलिटीज आप अपनी लॉजिक डेवलप करने के लिए बनाएंगे, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कोई ऑब्जेक्टिव आप अचीव कैसे करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे तो ही बात मेरे ख्याल में क्लियर होगी, एग्जाम्पल के बगैर क्लियर नहीं होगी। आखिरी चीज जो कि एग्जाम्पल से पहले डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि जहां बहुत कुछ और रीड किया जा सकता है, ABCD सब कुछ रीड किया जा सकता है, वहां पर रीड ब्लैंक भी किया जा सकता है। ठीक है,
ब्लैंक हालांकि हमारा इनपुट कैरेक्टर नहीं है मगर टेप पर मौजूद होगा, और टेप पर मौजूद होने के का ये वजह है कि हम ब्लैंक को भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट Q1 पर मैं यहाँ मौजूद थी जहां पर ब्लैंक था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं कहूँ कि स्टेट 2 पर ब्लैंक की जगह G राइट करते हो, तो जहां पहले ब्लैंक था वहां पे अब हम G राइट कर चुके हैं। तो ब्लैंक को भी हम राइट कर रहे होंगे, जहां हमारा G चाहेगा हम ब्लैंक राइट कर देंगे, जहां G चाहेगा ब्लैंक की जगह पर कुछ रीराइट कर देंगे। ब्लैंक सिंबल टेप पे मौजूद जरूर है, लेकिन वो हमारी लॉजिक का पार्ट होगा। हम हमारा जी चाहेगा तो हम टेप ब्लैंक की जगह कुछ राइट कर देंगे, और हमारी जगह हमारा जी चाहेगा तो एक और रिमूव करके वहां पर ब्लैंक राइट कर देंगे। ठीक है, एक और चीज कि आपकी जो ट्यूरिंग मशीन है वो हमेशा डिटर्मिनिस्टिक होगी, उसके अंदर नॉन डिटर्मिनिज्म बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं Q1 स्टेट पर खड़ी हूं और मैं A को रीड करके Q2 पर भी जा सकती हूँ और Q3 पर भी जा सकती हूँ, ये दोनों एजेस A को रीड करके हो रही, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर A को रीड करना है तो A की स्टेट बनाए, A को रीड करके मैं कहाँ जाऊंगी और B को रीड करके कहाँ जाऊंगी। तो ये जो आपके पास सामने सिचुएशन है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन डिटर्मिनिज्म है। हम एक कैरेक्टर को रीड करके दो अलग अलग स्टेट्स पर नहीं जा सकते, ये ट्यूरिंग मशीन नहीं है। हाँ, ये प्रॉपर ट्यूरिंग मशीन है कि आप A रीड करें तो आप Q2 पर जा रहे हैं, B रीड करें तो Q3 पर जा रहे हैं। ठीक है, इवन लैम्डा ट्रांजिशन भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ Q1 पर, Q1 पर मैं A को रीड कर सकती हूँ और A को रीड करके B राइट कर सकती हूँ और राइट साइड पर मूव हो सकती हूँ, Q2 पर जा सकती हूँ, ये बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस स्टेट पर खड़ी हूँ और मैं C को रीड कर रही हूँ, लेट सपोज मैं Q1 स्टेट पर खड़ी हूँ और C को रीड कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल अलाउड है। हालांकि हमें नॉन डिटर्मिनिज्म की ये डेफिनेशन पता है ना कि नॉन डिटर्मिनिज्म ये भी होता है कि आपके पास हर अल्फाबेट सेट जो है वो एड्रेस ना हुआ हो। तो ये भी अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा से मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, क्योंकि सी के लिए कोई एज नहीं है। लेकिन ट्यूरिंग मशीन इसको नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं कहती, ट्यूरिंग मशीन कहती है ये बात ठीक है, हाँ ये अलाउड है कि मैं Q1 पे खड़ी हूँ और मैं सी को रीड कर रही हूँ, सी के लिए मेरे पास कोई ट्रांजिशन नहीं है। अगर सी के लिए मेरे पास कोई ट्रांजिशन नहीं है तो क्या होगा, मैं कौन सी स्टेट पे होंगी? इस सिचुएशन में मेरी आउटपुट स्टेट क्या होगी? सेम होगी मैम, यही वाली। Q1 ही, बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे पास एक आउटपुट स्टेट है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अलाउड है, ये नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं है। और इस स्टेट को हम क्या कहेंगे ट्यूरिंग मशीन के अंदर, ये है हॉल्ट स्टेट। ठीक है, Q1 पर अगर मैं खड़ी हूं तो A पर तो मैं Q2 पर चली जाऊंगी, B पर Q3 पर चली जाऊंगी, लेकिन C पर मैं Q1 पर हॉल्ट हो जाऊंगी, हॉल्ट स्टेट है। तो ये बिल्कुल अलाउड है ट्यूरिंग मशीन में, ट्यूरिंग मशीन इसको हॉल्ट स्टेट कहती है। ठीक है, हॉल्ट का होती है मशीन, द मशीन हॉल्ट्स इफ देयर आर नो पॉसिबल ट्रांजिशन टू फॉलो। अगर आपको कोई ट्रांजिशन ना मिले तो वहां पर मशीन हॉल्ट हो जाती है। और ये हॉल्ट स्टेट इस्तेमाल होती है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर सी अगर हम रीड करें Q1 पर तो ये मशीन यहाँ पर हॉल्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी मशीन हॉल्ट हो जाए और वो स्टेट फाइनल स्टेट हो तो आपका इनपुट एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी मशीन हॉल्ट हो जाए और आपकी जो स्टेट हो वो फाइनल स्टेट ना हो तो इनपुट रिजेक्ट हो जाता है। एक और मजे की बात है ट्यूरिंग मशीन में कि अगर एक दफा हम फाइनल स्टेट पर आ गए ना, एफए के अंदर और इवन पीडीए के अंदर हम फाइनल स्टेट से वापस मूव हो सकते थे, फाइनल स्टेट से फिर किसी और स्टेट पर चले गए, फिर दोबारा फाइनल पर आ गए। लेकिन ट्यूरिंग मशीन में अगर एक दफा आप एक्सेप्ट स्टेट पर आ जाते हैं तो अब आप एक्सेप्ट पर ही रहेंगे, अब आप वहां से कोई आउटगोइंग एज कभी भी नहीं होगी। ठीक है, बाकी तमाम स्टेट से आउटगोइंग एजेस होंगी मगर फाइनल स्टेट से कभी भी कोई आउटगोइंग एज नहीं होगी ट्यूरिंग मशीन के अंदर। ठीक है, तो यही बात जो मैं कह रही थी कि अब मशीन के हॉल्ट होने पे आपके इनपुट के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का सारा दारोमदार है। अगर आपकी मशीन हॉल्ट हो जाती है एक्सेप्ट स्टेट के ऊपर तो आप इनपुट को करेंगे एक्सेप्ट, लेकिन अगर आपकी मशीन हॉल्ट हो जाती है रिजेक्ट स्टेट के ऊपर तो आप इनपुट को कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है, तो अब हम सिंपल सी जो इससे आसान ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, सबसे इजी ट्यूरिंग मशीन को देखते हैं
इस ट्यूरिंग मशीन, सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये सही ट्यूरिंग मशीन है भी या नहीं, इसके अंदर सारी टपल्स मौजूद हैं या नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि मुझे टपल अलग करके दें, ये ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट किसको कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है ए को। ठीक है, तो इसकी टपल्स क्या क्या है, इसमें कितनी स्टेट्स हैं, क्यू स्टेट के अंदर कितनी स्टेट्स होंगी, दो है, टू स्टेट्स है मैम। 2 स्टेट्स होंगी। क्यू, कैपिटल क्यू के अंदर 2 स्टेट्स होंगी, क्यू नॉट और क्यू वन। ठीक इसकी है, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट होगी, फाइनल स्टेट क्यू वन होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसके अंदर 2 स्टेट्स हैं। अच्छा, इसके इनपुट अल्फाबेट्स क्या है, ए। इसका सिर्फ एक इनपुट अल्फाबेट है, वो है ए, बिल्कुल सही। और इसके टेप अल्फाबेट्स क्या है, टेप अल्फाबेट भी मैम वही होंगे जो इनपुट वो होंगे, और ए, ए एंड ब्लैंक। और उसके अलावा एक ब्लैंक। जी एग्जैक्टली, ए इनपुट अल्फाबेट में सिर्फ ए है, जबकि टेप अल्फाबेट के अंदर है ए एंड ब्लैंक। ठीक है, ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, इसको भी अभी डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा इसकी इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट। अच्छा, इसकी एक्सेप्ट स्टेट है क्यू वन, और इसकी रिजेक्ट स्टेट है क्यू नॉट। क्यू नॉट। क्यू नॉट जो है वो इनिशियल स्टेट भी है और वो इसकी रिजेक्ट स्टेट भी है, और क्यू वन जो है वो इसकी एक्सेप्ट स्टेट है। तो हम ये कहते हैं कि ट्यूरिंग मशीन इस तरह बनाई गई है कि किसको एक्सेप्ट करेगी, ये हमेशा एक्सेप्ट करेगी एक क्लोजर को। तो आइए देखते हैं कि वाकई एक्सेप्ट करती है या नहीं। तो हम ये टेप देखते हैं, और इस टेप के ऊपर हमने कोई भी एक क्लोजर की कोई एक इंस्टेंस रखा हुआ है। ए क्लोजर का एक इंस्टेंस ट्रिपल ए हो सकता है, तो हम ट्रिपल ए को देखते हैं कि ये मशीन ट्रिपल ए को एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती। तो हम इनिशियल स्टेट पे खड़े हैं, इनिशियल स्टेट पर हम खड़े हुए हैं और ट्रिपल ए को रीड करना चाहते हैं। मेरे पास इनिशियल स्टेट पर 2 एजेस हैं, या तो मैं इनिशियल स्टेट पर ए को रीड कर सकती हूँ या मैं ब्लैंक को रीड कर सकती हूँ। अगर मैं ब्लैंक को रीड करती हूँ तो मैं इस साइड जाती हूँ, लेकिन अगर मैं ए को रीड करती हूँ तो मैं इस साइड पर जाऊंगी। तो यहाँ पर जो मेरी सिचुएशन है, मैं एक ए को रीड करना चाह रही हूँ, तो मैं ए को रीड कर सकती हूँ। ए को रीड करने के बारे में कहा जा रहा है कि भाई इसी स्टेट पर हो, क्यू नॉट पर लूप है, इसका मतलब है कि जितनी दफा ए को रीड करेगा ये क्यू नॉट पर ही रहेगा, और ए की जगह ए को ही राइट करेगा और मूव राइट साइड पर हो जाएगा। तो एक्चुअली परफॉर्म कैसे होगा कि ए की जगह ए को ही राइट किया गया और मूव राइट हो गया। सही है, ये टाइम स्टैम्प 0 और टाइम स्टैम्प 1 में क्या फर्क था, ये समझ में आ गई बात। सिर्फ और सिर्फ यस मैम, पॉइंटर, कोई और भी बोले ताकि मुझे तसल्ली हो कि सबको समझ में आ रहा है। यस मैम। यस मैम, आ रहा है सबको क्लियर समझ। है ना? ठीक है, कि कहीं भी किसी को भी बेटा कोई कंफ्यूजन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे दोबारा मेरे पास ए ही है, तो यही साइकिल रिपीट होगी। जब तक मैं ए रीड करती रहूंगी तो मैं क्यू नॉट पर ही खड़ी रहूंगी, ए की जगह ए को ही राइट करूंगी और राइट साइड पर मूव हो जाऊंगी। तो नेक्स्ट साइड टाइम भी यही होगा कि मैंने ए को रीड किया, ए को ही राइट किया और मैं राइट साइड पर मूव हो गई। ठीक है, अगली दफा मैं यहाँ पर खड़ी होंगी, क्यू नॉट पे खड़ी होंगी, लेकिन अब मेरा पॉइंटर किस पर है, ब्लैंक की तरफ। या तो यहाँ पर मशीन हॉल्ट हो जाती कि मेरे पास ब्लैंक को रीड करने के लिए कोई ट्रांजिशन ना होती, लेकिन लकीली मैं जहां पर खड़ी हूँ मेरे पास यहाँ पर ब्लैंक रीड करने के लिए भी ट्रांजिशन मौजूद है। तो मैं क्यू नॉट पे खड़ी हूँ, ब्लैंक को रीड कर रही हूँ। मशीन मुझसे कह रही है कि ब्लैंक को रीड करो, ब्लैंक ही राइट कर दो और लेफ्ट साइड पर मूव हो जाओ। तो Q1 पर चली जाऊंगी, और एक्चुअली क्या होगा कि मैं ब्लैंक को रीड करूंगी, ब्लैंक को ही राइट करूंगी और मूव राइट साइड पे। एक स्टेप पहले मेरा पॉइंटर इधर था, लेकिन यहाँ पर मूव लेफ्ट लिखा हुआ है, तो मैंने ब्लैंक की जगह ब्लैंक को ही राइट किया और मूव हो गई लेफ्ट। ठीक है, अब मैं Q1 पर खड़ी हूँ, Q1 पर खड़ी हूँ और मेरा पॉइंटर कहाँ है, मेरा पॉइंटर है ए के ऊपर। ए पे। ठीक है, और मैं खड़ी Q1 पर हूँ। Q1 पर ए रीड करके कहाँ जाऊं, मेरे पास कोई जगह ही नहीं, कोई ट्रांजिशन ही नहीं है मैम। कोई ट्रांजिशन ही नहीं है। तो एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली ये होगा कि मेरा इनपुट हो जाएगा, मशीन हॉल्ट हो जाएगी, और मशीन हॉल्ट कहाँ हुई है, एक्सेप्ट स्टेट पर हुई है। तो एक्चुअली एक्सेप्ट स्टेट पर हॉल्ट होना इस बात की निशानी है कि जो इनपुट टेप पर मौजूद है वो एक्सेप्टेड है। ठीक है, लेट सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। ए क्लोजर के अंदर तो ए की 0 अकरेंस भी आ सकती है ना। तो लेट सपोज मेरा इनपुट कुछ ऐसा होता है जिसमें ए है ही नहीं,
और मैं क्यू नॉट पर किसी ऐसी पोजीशन पर हूँ, लेट सपोज मेरा क्यू नॉट है, ठीक है। अगर ये है तो ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ये सवाल है। तो मैं क्यू नॉट पर खड़ी हूँ, क्या मैं ब्लैंक को रीड कर सकती हूँ? हाँ जी, मैं क्यू नॉट पे खड़े होकर ब्लैंक को रीड कर सकती हूँ। ब्लैंक को रीड करना है, ब्लैंक को ही राइट करना है और मूव लेफ्ट हो जाना है। तो ब्लैंक को ही रीड किया, ब्लैंक को ही राइट किया और मूव हो गई लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर मूव होते हुए मैं किधर आ गई? Q1 पर। अब मैं Q1 पर खड़ी हूँ, क्या मेरे पास कोई एज है फॉर ब्लैंक रीड करने के लिए? नहीं, मेरे पास ब्लैंक रीड करने के लिए कोई एज नहीं है। तो यहाँ पर भी मशीन हॉल्ट हो जाएगी और ये ए की जीरो अकरेंस को भी एक्सेप्ट करेगा। अब ये मशीन ए की कितनी भी नंबर ऑफ अकरेंस हो, जीरो से लेके इनफाइनाइट अकरेंसेस ऑफ ए तक ये मशीन एक्सेप्ट करेगी। ये ट्यूरिंग मशीन फिर किसकी कहलाएगी? ये ट्यूरिंग मशीन कहलाएगी फॉर द लैंग्वेज ए क्लोजर। ये सबको क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, चलें एक हम रिजेक्शन एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, रिजेक्शन एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि अगर ये ए क्लोजर के लिए बनाई ट्यूरिंग मशीन थी तो ये ए बी ए को रिजेक्ट करना चाहिए इसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम खड़े में क्यू नॉट पर, हम ए रीड कर रहे हैं। ए रीड करेंगे तो हम ए को ही रीड करेंगे, ए को ही राइट करेंगे और मूव राइट साइड पर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेट पर हम यहाँ पहुंचे हुए बी पर। ठीक है, लेकिन जब मैं क्यू नॉट पे खड़ी हूँ तो मैं ए को रीड तो कर सकती हूँ, बी और ब्लैंक को रीड कर सकती हूँ, लेकिन बी को रीड नहीं कर सकती। मेरे पास कोई एज नहीं है, कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो मशीन यहाँ पर हॉल्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं बी को रीड करना चाहूंगी मशीन हॉल्ट हो जाएगी। अब मशीन हॉल्ट हुई है कहाँ पर? क्यू नॉट पर, जो कि है मेरी रिजेक्ट स्टेट। अगर मशीन यहाँ पर हॉल्ट हो गई तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा इनपुट। तो एक्चुअली ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करते हुए हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, डेफिनेटली हमें मशीन को हॉल्ट कराना होता है। जब तक हम मशीन हॉल्ट नहीं कराएंगे ना इनपुट एक्सेप्ट हो पाएगा ना रिजेक्ट। तो मशीन को हॉल्ट कराना है, लेकिन हमें मशीन को हॉल्ट कराना है एक्सेप्ट पर पहुंचा के। एक्सेप्ट पर पहुंचा के मशीन हॉल्ट हुई तो फिर हम जो है इनपुट एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेप्ट स्टेट से पहले मशीन हॉल्ट हो गई तो फिर इनपुट हो जाएगा रिजेक्ट। जैसे हम किसी गाड़ी को रेस कर रहे होते हैं ना, तो गाड़ी को रोकना ही होता है, लेकिन फिनिश लाइन पर पहुंचा कर रोकना होता है। फिनिश लाइन पर पहुंचा के रोकेंगे तो हम रेस जीत जाएंगे, लेकिन अगर फिनिश लाइन से पहले गाड़ी रुक गई तो फिर हम हार जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ट्यूरिंग मशीन को फॉर श्योर हॉल्ट होना है, लेकिन हॉल्ट होना चाहिए फाइनल स्टेट पर पहुंचने के बाद। अगर फाइनल स्टेट पर पहुंचने के बाद हॉल्ट हो गई तो वेरी गुड, इनपुट एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर फाइनल स्टेट पर पहुंचने से पहले मशीन हॉल्ट हो गई तो इनपुट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मशीन इनफाइनाइट लूप में भी जा सकती है कभी कभार। तो ये ट्यूरिंग मशीन है जो डिजाइन हुई भी किसके लिए? ए क्लोजर, ये हमेशा ए क्लोजर प्लस बी ए बी, इस क्लोजर को, ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इनफाइनाइट लूप में जा रही है। इनफाइनाइट लूप में किस तरह जा सकती है मशीन, इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या होगा कि ये ए को रीड करेगी, ए को रीड करने के बाद ए को ही राइट करेगी और मूव हो जाएगी राइट साइड पर। ठीक है, जब राइट साइड पर मूव हुई तो इसके पास बी रीड करने का भी ऑप्शन है। बी रीड करेगी, बी को ही राइट करेगी और मूव हो जाएगी लेफ्ट। फिर ए को रीड करेगी, फिर ए को राइट करेगी। ये मशीन कभी हॉल्ट नहीं हो रही है। ठीक है, ये इनफाइनाइट लूप में जब बी थी तो लेफ्ट साइड पर मूव हो रही है और जब ए को रीड करिए तो राइट साइड पर मूव हो रही है। ये दिख रही है आपको सिचुएशन? यस मैम। तो ये ट्यूरिंग मशीन वैलिड तो है, लेकिन ना ये कुछ एक्सेप्ट कर सकती है ना ये कुछ रिजेक्ट कर सकती है। अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है तो आप ये भी ना सोचे कि ये रिजेक्ट कर रही है, नहीं ये रिजेक्ट भी नहीं कर रही, ये डिसीजन पर ही नहीं पहुंच पा रही कि ये इनपुट एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। इनपुट एक्सेप्ट कराने के लिए भी मशीन का हॉल्ट होना जरूरी है, इनपुट रिजेक्ट कराने के लिए भी मशीन का हॉल्ट होना जरूरी है। तो ये इनफाइनाइट लूप होना ना एक्सेप्टेंस को जाहिर करेगा ना रिजेक्शन को जाहिर करेगा। तो इस इनफाइनाइट लूप से हमें बचना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया। चलिए मैं नेक्स्ट पर आती हूँ।
ठीक है, ये सारी डिस्कशन हम कर चुके हैं। ये वाली स्लाइड शायद मैंने मिस कर दी थी। अच्छा, ट्यूरिंग मशीन को जरा हम कंपेयर करें बाकी तमाम मशीन से। हमने चॉम्स्की हायरार्की में ये बात पढ़ी कि हमारे पास जो ए क्लोजर, बी क्लोजर, ये तमाम लैंग्वेजेस होती हैं रेगुलर होती हैं, और इनको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन भी है और फाइनाइट ऑटोमेटा भी है। लेकिन ए एंड बी एन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं कि जिनको हम फाइनाइट ऑटोमेटा से या रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बल्कि इनको लिखने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर चाहिए या फिर पुश डाउन ऑटोमेटा चाहिए, ठीक है। लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज भी है कि जिसको, एक नहीं बहुत सारी हैं, लेकिन आज की एग्जांपल में हम एक देख रहे हैं, एक ऐसी लैंग्वेज के जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से भी रिप्रेजेंट ना हो सके और पुश डाउन ऑटोमेटा से भी रिप्रेजेंट ना हो सके। वो कौन सी लैंग्वेज है? वो है ANBN-CN। एक ऐसी लैंग्वेज के जहां नंबर ऑफ कंपैरिजन एक से ज्यादा हो। यहाँ पर ए एंड बी एन में फर्क ये है कि सिर्फ हमें एक कंपैरिजन करना है, हमें सिर्फ ए को कंपेयर करना है कि ए और बी की तादाद सेम हो। ये काम पुश डाउन ऑटोमेटा कर सकता है। ए को रखेगा टेप के ऊपर और स्टैक के ऊपर और बी को कंपेयर करता जाएगा, ये बिल्कुल कर सकता है। लेकिन ए एंड बी एन सी एन को पुश डाउन ऑटोमेटा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये दो कंपैरिजन एक वक्त में नहीं कर सकता। ट्यूरिंग मशीन AN, BN, CN, DN इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपैरिजन परफॉर्म कर सकता है। जितने कंपैरिजन आप इससे परफॉर्म करवाना चाहें उतने कंपैरिजन ये परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। कैसे करेगा इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ट्यूरिंग मशीन वो मशीन है कि जो AN, BN, CN जैसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकती है, जिसको पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। तो अब ये देखते हैं कि AN, BN, CN को एक्सेप्ट कैसे करेगा। मैम इस लैंग्वेज को कहते क्या है? जी, इस लैंग्वेज को कहते क्या है? ANBNCN? आई थिंक वो कहते हैं ना रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। इस लैंग्वेज को कहना जरूरी नहीं है, मतलब वो तमाम लैंग्वेज जो है वो नो रिस्ट्रिक्शन वाली लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज की जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के अंदर रिस्ट्रिक्शन है। ये रिस्ट्रिक्शन है कि उसकी जो ग्रामर लिखी जाती है वो ऐसी लिखी जाती है कि उसके अंदर लेफ्ट साइड पर जो है वो एक नॉन टर्मिनल होगा और राइट साइड पर उसके डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन जो ट्यूरिंग मशीन से आप किसी भी तरह की ग्रामर लिख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी लिख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर भी लिख सकते हैं। कभी कभार आपकी ग्रामर जो होंगी वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होंगी, ठीक है। एक जगह पर आप प्लस लिख रहे होंगे तो उसका एक मतलब होगा, दूसरी जगह पर प्लस लिख रहे होंगे तो उसका कोई और मतलब होगा, ठीक है। ऐसा भी होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाइथन जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने यूज किया है, तो अगर मैं प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल कर रही हूँ दो नंबर्स के दरमियान, तो वो उस नंबरों को ऐड कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल कर रही हूँ दो स्ट्रिंग के दरमियान, तो वो स्ट्रिंग को कौन कैटिनेट कर देता है? एक ही प्लस का ऑपरेटर होता है, अगर वो दो अलग अलग तरह से काम कर रहा हो सकता है। तो ये जो इस तरह की ग्रामर है, ये आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से सही तरीके से नहीं लिख सकते, बल्कि ये आप कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कह सकते हैं, या रिकर्सिवली इन्यूमरेबल ग्रामर लिखनी पड़ेगी इसके लिए आपको। तो एक्चुअली ये वो ऐसी ग्रामर होती है, मतलब इसके लिए ग्रामर होना भी जरूरी नहीं है, कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि ग्रामर तो इस्तेमाल होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए, लेकिन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का कोई भी और तरीका इससे आगे बढ़कर, वो अगर ट्यूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट कर पा रही है, तो वो आपका यूजर डिफाइंड प्रोसेस हो सकता है और आप उसके अंदर वो एक्सेप्टेंस डाल सकते हैं। अगर तो आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपना कोई पर्सनल तरीका यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए एक ट्यूरिंग मशीन बना दी है, और वो ट्यूरिंग मशीन आपके अपने पर्सनल वे में काम कर रही है, तो वो फिर इसका मतलब है कि कोई विदाउट रिस्ट्रिक्शन एक लैंग्वेज है, जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और उसको एक्सेप्ट कराने का तरीका भी आपका अपना है। यूजर डिफाइंड लैंग्वेज हो सकती है कोई भी। तो हम यहाँ तक पहुंचे थे, कहाँ तक पहुंचे थे कि ये इनफाइनाइट लूप जो है वो लैंग्वेज के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम एक छोटी सी मशीन बनाते हैं, ट्यूरिंग मशीन डिस्कस करते हैं। ये एक्चुअली ए एंड बी एन को एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा, ए एंड बी एन के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा भी बन सकता था, लेकिन हम ट्यूरिंग मशीन बना रहे हैं, हमारी मर्जी। ये ट्यूरिंग मशीन बनी हुई है, और ये ट्यूरिंग मशीन किसको एक्सेप्ट करेगी? ए एंड बी एन। हमेशा इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन इसको एक्सेप्ट कराने का तरीका पुश डाउन ऑटोमेटा से डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर स्टैक नहीं है। तो ये काम कैसे करेगी? ठीक है, अब हमें आइडिया समझना पड़ेगा। बेसिक आइडिया ये है कि हम मैच करना चाह रहे हैं इक्वल नंबर ऑफ एज और बीज को। हम क्या करेंगे, हम हमेशा टेप के ऊपर से जो सबसे पहला ए होगा उस एक ए को रीड करेंगे,
और फिर पूरी टेप को छोड़कर पहले बी की तरफ जाएंगे और पहले बी को मार्क कर देंगे। ठीक है, लेट्स सपोज के मैं वर्ड पर आ जाती हूँ। लेट्स सपोज ये ट्यूरिंग मशीन कर क्या रही होगी, लॉजिक हमारी ये है कि मैं सबसे पहले रीड करना चाहूंगी पहले ए को। जब मैं पहले ए को रीड करूंगी तो लेट्स सपोज मैंने इसको रीड कर लिया, ये ग्रीन हो गया, और फिर इसको रीड करने के बाद मैं पूरी मशीन को छोड़कर सबसे पहले बी को रीड करूंगी। सबसे पहले बी को रीड करके मैं इसको मार्क कर दूंगी कि हाँ भाई इसको मैंने रीड कर लिया। उसके बाद मैं वापस जाऊंगी दूसरे ए को रीड करने, दूसरे ए को रीड करूंगी। जैसे ही मैं दूसरे ए को रीड कर चुकी होंगी तो फिर पूरी टेप को छोड़कर मैं जाऊंगी दूसरे वाले बी की तरफ और दूसरे वाले बी को मार्क कर दूंगी। फिर वापस जाऊंगी तीसरे ई को रीड करने, और मैं जब इस ए को रीड करूंगी तो फिर आखिरी वाले बी को मार्क कर दूंगी। तो क्या कर रही हूँ मैं, एक्चुअली एज को रीड करती जा रही हूँ और बीज को मार्क करती जा रही हूँ। अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि सारे ए रीड हो जाने चाहिए और सारी टेप पर मार्क हो जाना चाहिए। अगर तो ये सिचुएशन है, इनपुट एक्सेप्ट हो गया है। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि मेरे पास टेप पर एक ए पड़ा हुआ है और यहाँ पर मार्क करने के लिए मेरे पास कोई बी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रिजेक्शन है। तो एक्चुअली लॉजिक मुझे इस बात की बनानी है कि मुझे हमेशा सबसे पहले ए को रीड करना है और फिर पहले वाले बी को मार्क कर देना है। चलिए जी इधर आते हैं। तो ये मशीन काम कैसे करेगी, इसको हम इनपुट में दे रहे हैं डबल ए डबल बी, और ये डबल ए डबल बी को प्रोसेस कैसे करेगी। हम खड़े में इनिशियल स्टेट, मेरी इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट। क्यू नॉट पे खड़े होकर क्या मैं ए को रीड कर सकती हूँ? हाँ जी मैं ए को रीड कर सकती हूँ। ठीक है, वो कह रहे हैं ए को रीड करो और ए को मार्क कर दो और ए की जगह एक्स राइट कर दो। अच्छा मैंने यहाँ पर ये किया है, ये ऐसा नहीं करेगा, सॉरी। लॉजिक ये है कि ये एक ए को मार्क कर रहा है जो मशीन है और फिर पहले बी को रीड कर रही है, फिर दूसरे ए को मार्क कर रही है और दूसरे एक बी को मार्क करने के बाद दूसरे बी को रीड करेगी। ठीक है, और फिर तीसरे ए को मार्क करेगी और तीसरे ए को मार्क करने के बाद आखिरी बी को रीड करेगी। थोड़ा सा उल्टा है, पहले जो मैंने बात की थी वो भी आप कर सकते हैं, वो भी लॉजिक सही है, लेकिन जो अभी हम एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहे हैं वो लॉजिक ऐसे काम करेगी कि एक एक ए को मार्क करती जाएगी और हर एक ए के लिए एक बी को रीड करती जाएगी। तो ये कैसे कर रही है जरा देखते हैं। ए को रीड किया, ए की जगह एक्स राइट करेगी और राइट साइड पर मूव हो जाएगी। तो अगले स्टेट पर सिचुएशन कुछ यूं हो चुकी होगी। ठीक है, ए की जगह एक्स आ चुका होगा और हम खड़े हुए होंगे Q1 पर। Q1 पर हम ए रीड कर सकते हैं, वाई रीड कर सकते हैं या बी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें कि Q1 पर हम रीड कर रहे हैं ए को रीड करना है तो यहीं रहना है। जब तक ए रीड करे तो ए को छोड़ते जाओ, ए को स्किप करते जा रहे हैं। पहले ए को हमने सिर्फ एक्स मार्क किया और बाकी जितने भी ए आएंगे उतने ए को हम स्किप करते जा रहे हैं, राइट साइड पर मूव होते जा रहे हैं। एक ए है स्किप हो जाएगा, राइट साइड पर हम मूव हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर हम खड़े होंगे Q1 पर बी रीड करने के लिए। ठीक है, Q1 पे मेरे पास बी रीड करने के लिए है, वो कह रहा है बी को रीड करो और बी की जगह वाई राइट कर दो। तो ऐसा कर लेगा, बी रीड करेगा और बी की जगह वाई राइट करेगा और मूव लेफ्ट साइड पर हो जाए। तो ये आपको नजर आ रहा है, हमने बी की जगह वाई को राइट किया और मूव हो गए लेफ्ट साइड पर। हम खड़े हैं Q2 पर, लेकिन अब हमारा पॉइंटर इधर है। ठीक है, अब मैं Q2 पर खड़ी हूँ, Q2 पर मैं X को भी रीड कर सकती हूँ, A को भी रीड कर सकती हूँ और Y को भी रीड कर सकती हूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं खड़ी हूँ A के ऊपर। ठीक है, तो A को रीड करने के लिए वो क्या कह रहा है, A को स्किप करते जाओ और मूव लेफ्ट पर होते जाओ। तो जितने मुझे एज मिलते जाएंगे मैं स्किप करती जाऊंगी, स्किप करती जाऊंगी, स्किप करती जाऊंगी और मैं दोबारा इनिशियल स्टेट पर आ गई। ठीक है, एज को भी स्किप करती जाऊंगी और वाइज को भी स्किप करती जाऊंगी और एक्स को भी स्किप करती जाऊंगी और एक्स को स्किप करके मैं मूव राइट पर आ जाऊंगी। ठीक है, अब मैं खड़ी हूँ इनिशियल स्टेट पर और इनिशियल स्टेट पर या तो मैं ए रीड कर सकती हूँ या मैं वाई रीड कर सकती हूँ। इस वक्त मेरी जो सिचुएशन है मैं क्या रीड कर रही हूँ, ए या वाई? मैं ए रीड कर रही हूँ।
तो वो कह रहा है ए को रीड करो और ए की जगह एक्स राइट कर दो। तो मैं यही कर रही हूँ, ए रीड कर रही हूँ, ए की जगह मैंने एक्स को राइट किया। ठीक है, ए की जगह एक्स राइट करके और हम हो गए मूव राइट, राइट साइड पर टेप मूव हो गए। अब मैं Q1 पर खड़ी हूँ, Q1 पर मैं Y रीड कर सकती हूँ, मेरे पास Y के लिए एक एज मौजूद है, तो मैं Y को रीड कर रही हूँ, Y की जगह Y ही मार्क किया है मैंने, और मैं राइट साइड पर मूव हो रही हूँ। तो अगली सिचुएशन मेरी ये हो जाएगी। ठीक है, मैं Q1 पर ही खड़ी हूँ और Q1 पर खड़े होकर B रीड करना चाहती हूँ। तो कह रहा है B को रीड करो, लेकिन B को रीड करके B की जगह Y राइट करो और फिर लेफ्ट साइड पर मूव हो जाओ। तो मैं भी यही कह रही हूँ जो उसने कहा। उसने कहा B को रीड करो और B की जगह Y राइट कर दो, तो B की जगह Y आ गया और मैं खड़ी हूँ Q2 पर। Q2 पर क्या मैं दोबारा Y को रीड कर सकती हूँ? हाँ जी, मैं रीड कर सकती हूँ। तो Y को रीड करके स्किप करती जाऊं और लेफ्ट साइड पर मूव होती जाऊं। जब तक मुझे Y मिलता जाए तब तक मैं Q2 पर ही रहूंगी और Y's को स्किप करती जाऊंगी। सारे Y's स्किप हो जाएंगे तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर मैं X को रीड कर रही हूँ, तो सारे X's को रीड करती जा रही हूँ और X's को स्किप करती जा रही हूँ। ठीक है, जितने भी X आए उनको स्किप करते जाऊं, लेकिन इस दफा मेरी स्टेट चेंज हो जाएगी। मैं Q2 पर नहीं हूँ बल्कि Q0 पर। ये X को स्किप करते करते मेरी स्टेट कौन सी होगी? Q0। ठीक है, अब Q0 पर पहुंचने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ? मैं Y को भी रीड कर सकती हूँ और मैं A को भी रीड कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास है एक्चुअली Y। तो मैं Y को रीड कर रही हूँ, Y को ही राइट कर रही हूँ और स्किप करती चली जा रही हूँ। कब तक? जब तक कि मैं राइट साइड पर नहीं पहुंच जाती। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने सारे Y रीड कर लिए और अल्टीमेटली मेरे पास फाइनल स्टेट पर जाने की सिचुएशन क्या है? अभी तक मैं सिर्फ घूमती जा रही हूँ इन तमाम स्टेट्स के अंदर। मैं मेक श्योर ये करना चाह रही थी कि हर A को X बना रही हूँ और हर B को Y बना रही हूँ, हर A को X बना रही हूँ, हर B को Y बना रही हूँ। और अल्टीमेटली अगर सारे X A बन चुके होंगे और सारे B जो है वो Y बन चुके होंगे, तो अब मेरे पास टेप के ऊपर X और Y के अलावा सिर्फ ब्लैंक बच जाना चाहिए। तो मेरे पास फाइनल स्टेट पर जाने की सिचुएशन क्या है? फाइनल स्टेट पर जाने की मेरे पास यही सिचुएशन है कि मेरे पास एक अदद ब्लैंक होना चाहिए। ये देखें, मैं ब्लैंक को रीड कर रही हूँ और ब्लैंक को ही राइट कर रही हूँ और लेफ्ट साइड पर मूव हो रही हूँ। मैंने ब्लैंक को रीड किया और ब्लैंक को ही राइट किया और मूव लेफ्ट साइड पर हो गई। तो इसका मतलब है कि मेरा इनपुट जो है वो एक्सेप्ट हो गया। जब तक मैं वाइज को रीड करते जाऊंगी तो मैं Q3 पर ही रहूंगी, लेकिन जैसे ही मैं पहला ब्लैंक रीड कर रही हूँ, इस ब्लैंक रीड करने का मतलब ये है कि सारे एक्स और टेप के ऊपर अब सिर्फ एक्स और वाई ही है और कोई ए और बी बचा नहीं है। अगर कोई ए और बी बचा होता तो मैं पीछे ही किसी ना किसी स्टेट पर घूम रही होती, लेकिन अगर क्योंकि कोई ए और बी अब नहीं बचा है और सारे एक्स और वाई हैं, तो अब मैं यहाँ पर इजीली ब्लैंक को रीड कर सकती हूँ। थोड़ा समझ में आया क्या क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? नो Yes, मैम, ma'am. नहीं आ नहीं आया? रहा, कंफ्यूजन है थोड़ी सी। थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये प्रोसेस कैसे चल रहा है ये ये इसमें बता प्रोसेस सकते कैसे चल रहा है? चलें वापस चलते हैं, एक दफा फिर शुरू से शुरू करते हैं। असल में सारा मसला जो है ना, मेरे समझाने का थोड़ी गड़बड़ हुई। ये ट्यूरिंग मशीन काम जैसे कर रही है, ये सबसे पहले एक ए को रीड कर रही है, ए को एक्स बना रही है, फिर सारे एज जितने भी रास्ते में आते रहे, लेट सपोज चले मैं बहुत सारे कर देती हूँ ताकि आपको स्किप वाली बात भी समझ में आए। ठीक है, ये इनपुट एक्सेप्ट कैसे करेगी? पहला ए को एक्स बनाएगी और फिर पहले बी की तरफ जाएगी, पहले बी को बनाएगी वाई, फिर सबको स्किप करेगी और आगे की तरफ मूव नहीं करेगी, पीछे आएगी पीछे आएगी पीछे आएगी। पीछे आके अब जो सबसे पहला ए बचेगा, इस ए को बनाएगी एक्स और फिर आगे जितने भी ए होंगे इनको स्किप करती जाएगी, स्किप करती जाएगी, स्किप करती जाएगी और पहले बी की तरफ आएगी और पहले बी को बनाएगी
y। अब बजाय आगे की तरफ मूव होने के फिर पीछे मूव करेगी, फिर पीछे मूव करेगी और ये पहले a पर पहुंचेगी, पहले a को बनाएगी x और फिर जितने भी बीच में a आएंगे सारे a's को स्किप करती जाएगी, सारे a's को स्किप करके पहले b तक पहुंचेगी और पहले b को बनाएगी y। ठीक है, फिर b को y बनाने के बाद आगे नहीं चलेगी बल्कि पीछे आएगी और पीछे आकर ये पहले a को रीड करेगी, पहले a को रीड करेगी और उसको x बनाएगी और फिर आगे चलती जाएगी और b को y बनाएगी। यहां पर एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि आगे कोई b बचा नहीं, ना आगे कोई a बचा है। जब a और b कुछ नहीं बचेगा तो यहां पर होना चाहिए ब्लैंक। इससे पहले जब तक के A's और B's टेप पर मौजूद होंगे ये ब्लैंक को इग्नोर करेगी, ब्लैंक को रीड ही नहीं करेगी। लेकिन जब सारे टेप के ऊपर कोई A और B नहीं बचेगा तो आखिर में ये ब्लैंक को रीड करेगी और ब्लैंक को रीड करके ये कहाँ पहुंच जाएगी, ये फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएगी। ठीक है, ये है मेन आइडिया। तो अब ये काम कर कैसे रही है, दोबारा हम चलते हैं इनपुट की तरफ। इनपुट हम Q0 पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, Q0 पर खड़े हुए और Q0 पर खड़े होकर हम A को रीड कर रहे हैं, A को रीड कर रहे हैं और A को X बना रहे हैं। ठीक है, ये जैसे कि हमने दोबारा से ले लेते हैं, मेरे पास 2 A हैं और 2 B हैं, तो एक्चुअली ये सबसे पहले A को रीड कर रही है और A को X बना रही है। ठीक है, A को X बनाने के बाद इसको क्या करना चाहिए, बी पे जाना चाहिए, मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। फॉरवर्ड मूव होना चाहिए। पहली बात फॉरवर्ड मूव होना चाहिए। दूसरी बात A को स्किप करना चाहिए। यहाँ पर समझने वाली दूसरी बात कि फॉरवर्ड मूव करेगी लेकिन रास्ते में जितने भी A मिलते जाए उन सारे A's को स्किप करना है। और तीसरी बात, जो पहला B मिलेगा उस पहले B को Y बनाएगी। तो हमें इस तरह की ट्रांजिशन पीछे मिलेंगी। ठीक है, A को इसने X तो बनाया, अब क्या कर रही है, उसके बाद ये सारे A's को स्किप करती जा रही है और मूव राइट साइड पर। जितने भी A मिले A ही रीड करो, A ही राइट करो और छोड़ती जाओ। जैसे कि हमने ये की थी कि बीच में भाई जितने भी A मिले A को रीड करो और A को स्किप करती जाओ और राइट साइड पर मूव होती जाओ। ठीक है, अगर बीच में कोई Y आ जाए उस Y को भी स्किप करो, Y को ही रीड करो, Y को ही राइट करो। तो यहाँ पर देखें ये सिचुएशन आएगी कि A को रीड करने के बाद इसे Y मिलेगा, उस Y को भी स्किप करो, Y को भी स्किप कर दो और Y को स्किप करके आगे बढ़ो। ठीक है, हमारे पास अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम पहले A को X बना चुके हैं और बीच में जितने A आए उन A's को भी स्किप कर दिया और अगर कोई Y आए तो Y को भी स्किप कर दिया। अल्टीमेटली हम यहाँ पहुंचेंगे जो हमारा टारगेट ऑफ एक्शन है, जहां पर पहुंचना है हमें। तो ट्यूरिंग मशीन हमें यहाँ तक पहुंचाने के काबिल पहुंचाएगी कि जब तक भाई A's मिलते रहे तब तक Q1 पर ही रहना। लेकिन हाँ, अगर B मिले, पहला B मिले तो क्या करना है, पहला B मिले तो B को Y रीड करना है। ठीक है, तो B को हमने Y बना दिया, लेकिन उसके बाद हमें अपनी डायरेक्शन बदलनी, आगे नहीं जाना, आगे बजाने के बजाय हमें पीछे जाना है। ये बात याद है। तो यहाँ पर भी देखिए ट्यूरिंग मशीन में हमें ये चीज नजर आ रही है कि पहले तो हम सारा राइट साइड पर मूव हुए जा रहे थे, लेकिन अब B को Y बनाने के बाद हम लेफ्ट साइड पर मूव होंगे। ठीक है, तो ये हमने पहले A को X बनाया, फिर हम ने B को Y बनाया और B को Y बनाने के बाद हमारी जो मूवमेंट है वो चेंज हो गई। अब हम लेफ्ट साइड पर मूव हो गए। अब लेफ्ट साइड पर मूव होके हमें क्या करना है, A's को स्किप करना है, A's को कुछ नहीं कहना। ठीक है, सारे के सारे A's को स्किप करते जा रहे हैं और मूव लेफ्ट ही होते जा रहे हैं। तो जब तक इसको A's मिलते जाएंगे ये मूव लेफ्ट हो जाएगा। अगर बीच में कोई Y आ जाएगा तो Y को भी स्किप करेगा, मूव लेफ्ट ही होता जाएगा। लेकिन इसको तलाश किसकी है, इसको तलाश है X की, क्योंकि X इसको ये बताएगा कि अब पहला A कौन सा बचा है। तो ये A की जैसे ही इसको X मिलेगा, X को स्किप तो करेगी लेकिन X के बाद अपना रास्ता बदलना है इसको, क्योंकि X के बाद जो A है वो पहला A है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसने सारे A's को स्किप किया और पहला X ढूंढा। ठीक है, इसको पहला X मिल गया। अब X के बाद X को स्किप तो किया, X को ही रीड किया, X को ही राइट किया, लेकिन दोबारा से रास्ता बदला। अब पीछे की तरफ नहीं जाना, अब दोबारा से राइट साइड की तरफ मूव करना है। राइट साइड की तरफ मूव क्यों करना है,
इसलिए ताकि हम अगले ए को एक्स बना सके। तो हम फिर इनिशियल स्टेट पर खड़े हैं और हम ए को रीड कर सकते हैं। ठीक है, फिर वही वाली बात कि अब हम दोबारा से इस जगह पहुंच गए और अब हम ए को रीड कर सकते हैं। करना क्या चाहिए, इस ए को एक्स बनाना चाहिए। इस ए को एक्स बनाने के बाद रास्ते में जितने ए आए, जितने भी एक्स आए, जितने भी वाई आए, सबको स्किप हो जाना चाहिए। और अब हमें आगे आगे बढ़कर तलाश किसकी होनी चाहिए, बी की। जैसे ही हमें पहला बी मिले उसको वाई बनाना है और फिर आगे नहीं बढ़ना, पीछे पीछे जाना है। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ए को हमने एक्स बनाया, ए को एक्स बनाने के बाद हम आगे मूव कर रहे हैं। वाई आया, वाई को स्किप कर दिया, ठीक है, लेकिन बी आया। अब जब पहला बी आया, उस बी को वाई बनाया और अब हम लेफ्ट साइड पर मूव हुए। लेफ्ट साइड पर मूव होने के बाद अब जितने भी वाई आए उनको स्किप करना है, जितने भी ए आए उनको स्किप करना है। तो वाई आया, वाई को स्किप कर दिया। हाँ, अब एक्स आ गया। जैसे ही एक्स आया, एक्स आने के बाद हमें एक्स को स्किप तो करना है लेकिन हमें अपना रास्ता बदलना है। ठीक है, तो अब हम राइट साइड पर मूव होंगे। इनिशियल स्टेट पर खड़ी हूँ और इनिशियल स्टेट पर खड़े होकर मैं वाई रीड कर सकती हूँ। अगर मैं वाई रीड करूं तो जितने भी वाई आए उन सारे वाइज को स्किप करते जाना है और मेरी स्टेट भी चेंज हो जाएगी। Q3 पर खड़े होकर मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वाइज को स्किप कर रही हूँ। ये स्टेट बनी है सिर्फ और सिर्फ वाइज को स्किप करने के लिए। ठीक है, तो मैं वाइज को स्किप करती जाऊंगी। कब तक, जब तक मुझे वाई मिलते जाएंगे तब तक मैं वाइज को स्किप करती जाऊंगी। अल्टीमेटली मैं एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंचूंगी जहां पर मैं ब्लैंक को रीड कर रही हूँ। इसी सिचुएशन की मुझे तलाश थी। ठीक है, जैसे ही मैं ब्लैंक को रीड करूं तो मैं फाइनल स्टेट पर पहुंच गई, क्योंकि इस ब्लैंक का मतलब ये है कि अब टेप के ऊपर ना कोई ए है और ना कोई बी है। सारे ए एक्स बन चुके हैं, सारे बी वाई बन चुके हैं। और यहाँ पर मैं इनिशियल स्टेट पर, सॉरी, फाइनल स्टेट पर आ सकती हूँ। यहाँ पर मशीन को हॉल्ट कर दूंगी, बिल्कुल सही जगह पहुंच गई हूँ क्योंकि सारे ए जो है वो एक्स बन चुके हैं और सारे बी जो है वो वाई बन चुके हैं। क्लियर है या नहीं? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, एक रिजेक्शन की एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और चीज क्लियर हो जाए। इसको मैं उठा लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, हम इस ट्यूरिंग मशीन को जरा यहाँ से उठा लेते हैं। और हम ले आते हैं इधर। लेट सपोज कि मैं इसको इनपुट देती हूँ ए बी बी। अब इसको ऐसे जो है वो रिजेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे ब्लैंक के नाम पर मैं दे देती हूँ, ब्लैंक के नाम पर क्या दूँ, डॉलर। ये लेट सपोज ये कह देती हूँ। चलो, ये मेरा ब्लैंक हो गया। या यही सिंबल होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मुझे डायमंड दिखाए कहाँ है, हमारे पास डायमंड है। पहले इसको ऐसे बना लेती हूँ डायमंड। लेट सपोज ये डायमंड है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये इनपुट रिजेक्ट करना चाहिए। इसको कैसे करेगी रिजेक्ट? सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट पर खड़े हैं। इनिशियल स्टेट पर खड़े होके हम ए को रीड कर रहे हैं। ए को रीड करके क्या कह रहे हैं कि ए को रीड करो और ए को एक्स बना दो। ए को हमने एक्स बना दिया। और अब मूव किस साइड पर होना है? मूव राइट साइड पर। तो पॉइंटर हमारा राइट साइड पर मूव हो गया। राइट साइड पर मूव होने के बाद अब हम Q1 पर खड़े हैं। अब हम ए को भी रीड कर सकते हैं, वाई को भी और बी को भी, लेकिन मेरे पास इस वक्त रास्ते में क्या है? बी है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भाई बी को रीड करो और बी को वाई बना दो। बी को रीड किया, बी को वाई बना दिया। लेकिन अब मूव किस साइड पर होना है? मूव लेफ्ट होना है, आगे नहीं जाना, पीछे आगे।
पीछे आ गई तो जाहिर है मेरे पास अब x आ सकता है रास्ते में या y आ सकता है। अगर कोई y आ जाए तो उसको स्किप कर दो, अगर रास्ते में कोई a आ जाए तो भी स्किप कर दो। ठीक है, मैं स्किप कर रही हूँ। लेकिन अगर कोई x आ जाए तो स्टेट चेंज करनी है। x आया, x को x ही छोड़ा, x के बदले x ही राइट किया, अब मूव हो राइट, तो मैं राइट साइड पर मूव हो गई। ठीक है, अब मैं खड़ी किस पे हूँ? Q नॉट पर। Q नॉट पर खड़े होकर मैं y को भी रीड कर सकती हूँ और a को भी। ठीक है, लेकिन मेरे रास्ते में क्या आ रहा है? y। तो कह रहा है y को ही रीड करो, y को ही राइट करो, लेकिन मूव हो जाओ राइट साइड पर। तो मैंने y को ही रीड किया, y को ही राइट किया और मूव हो गए राइट साइड पर। ठीक है, इस राइट साइड पर पहुंचने के बाद अब मैं या तो वाइज को स्किप कर सकती हूँ या ब्लैंक रीड कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पास क्या है? बी। मैं खड़ी हूँ Q3 पर और इनपुट मेरे पास क्या आ रहा है? बी। कहाँ जाऊं? ये मशीन हो गई हॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर बी के लिए कोई एज नहीं, तो ये बी को रिजेक्ट कर देगी। यहाँ पर अगर मशीन हॉल्ट हो गई, रिजेक्ट स्टेट पर हॉल्ट हुई है, तो इसका मतलब है कि इनपुट एक्सेप्ट नहीं हो रहा। सही है? या नहीं है सही? यस मैम सही है क्लियर है मैम। सही है मैम। चले शाबाश। तो मैं आपसे यही सुनना चाह रही थी कि आप बेहतरीन मुझे है मैम। कि सब मुझे एक साथ बोलेंगे बिल्कुल सही है। तो अब आप लोगों का काम क्या है? मैं यहाँ पर LMS पर असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगी। ये कौन सी मशीन है? ये जो ट्यूरिंग मशीन है किसको एक्सेप्ट कर रही है? ये एक्सेप्ट कर रही है ANBN को। ANBN को। आपको एक ऐसी मशीन बनानी है जो किसको एक्सेप्ट करे? ANBN-CN को। इसके अंदर छोटी सी एक्सटेंशन करनी है आपको। वो एक्सटेंशन क्या कर रही होगी कि सारे एज को x बना रही होगी, C को भी। b को y बना रही होगी और c को z। लॉजिक यही रहेगी, लेकिन एक स्टेप बढ़ाना होगा आपको। इसी के अंदर कुछ एजेस एक्स्ट्रा करेंगे और आप a को बनाएंगे x, b को बनाएंगे y और c को बनाएंगे z। और अल्टीमेटली जब सारे a x बन चुके होंगे, सारे b y बन चुके होंगे और सारे c z बन चुके होंगे, तो आपकी मशीन के ऊपर सिर्फ x y z और ब्लैंक्स बचेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप एक्सेप्ट कर दिएगा, अदरवाइज रिजेक्ट। इसी मशीन को थोड़ा सा आप एडिट करेंगे तो आपका ANBN-CN का मॉडल भी बन जाएगा। तो इसके लिए आपको कितना टाइम चाहिए? 5 बजे तक दे दें मैम मैम। कल तक कर देना। ठीक है, मैम नेक्स्ट अभी क्लास तो से क्लास पहले है पहले मैम। तक का मैं टाइम टेबल कर देती हूँ। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले ये ट्यूरिंग मशीन होनी चाहिए आपके पास। सही है? ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? सही है। परसों है मैम। परसों है? ठीक है, थर्सडे। परसों। तो बस परसों की मैं इसकी डेडलाइन रख रही हूँ। परसों से पहले पहले ये सबमिट होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैम ठीक है। ठीक है जी, चले फिर आप लोगों से इंशाल्लाह परसों की क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ओके मैम। मैम, अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।